आज मस्कुलोस्केलेटल की पैथो का तकरीबन दूसरा या तीसरा लेक्चर है, जो आप लोगों का अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। और इसको अभी हम देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं इसके अंदर, वो देखेंगे सबसे पहले। साथ-साथ हम इसके रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, जो आते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जो टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों, वो होगा आपका सजॉगरन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है? सजॉगरन सिंड्रोम के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। तो आप लोगों ने एक बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है कि सजॉगरन सिंड्रोम हो गया, एसएलई हो गया, ये सारे के सारे जो सिंड्रोम हैं, ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे, उन सबको पता होगा कि ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ होती हैं कि एक तरह का जिनके अंदर आपका अपना ही इम्यून सिस्टम जो होता है, वो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है? अब इसके अंदर होता क्या है? देखें, इसके अंदर जो मेन 1 मिनट 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अब आपका जो इम्यून सिस्टम होगा ना, जो हमारी बॉडी के जो एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स होंगे ना, उनके ऊपर अटैक करेगा। अब कौन से पर्टिकुलर एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स के ऊपर अटैक करेगा? एक तो वो एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स के ऊपर अटैक करेगा जो हमारी बॉडी के अंदर टीयर्स की प्रोडक्शन करवाता है। दूसरा जहाँ पर एक्सोक्राइन के ऊपर अटैक करेगा, वो होगा जो सलाइवा की प्रोडक्शन करवाता है। और इसके अंदर जो मेनली आपके सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम्स के कौन से होते हैं? क्या न्यूट्रोफिल्स होते हैं, कोई एज़िनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, या कौन से होते हैं? तो हमने कहना होता है कि लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये आपने बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है बच्चों, कि अगर ये कहा जाए कि ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आप इसको कहते हो कि ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है? तो हमने ऑटोइम्यून डिजीज़ के तौर पर देखा। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना है कि इस ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर होगा क्या? कि एक्सोक्राइन जो हमारे ग्लैंड्स होंगे उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। जब भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर अटैक करेंगे तो इसके नतीजे में हमारे जो लैक्रिमल और जो सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे, वो एक तरह का काम नहीं करेंगे। जब आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होंगे वो एक तरह का काम नहीं करेंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपने कहना होता है बच्चों कि आपका जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो टीयर्स की प्रोडक्शन करते हैं, तो टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं होगी तो आई क्या हो जाएगी? एक तरह की ड्राई आईज़ हो जाएँगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहना होता है कि जो सलाइवा होगा उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब सलाइवा की प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? आपने कहना है कि ड्राई माउथ हो जाएगा। तो ये 2 बातें आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी होती हैं। पहले नंबर पे आपने क्या कहना है कि आपकी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर अटैक करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होंगे उनमें से पर्टिकुलर कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक वो होगा जो लैक्रिमल ग्लैंड है, दूसरा कौन सा? सैलिवरी ग्लैंड है। लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या होता है? आपने कहना टीयर्स की प्रोडक्शन करवाना, तो टीयर्स आपके प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ड्राई आईज़, और जो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? एक तरह का ड्राई माउथ हो जाएगा। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि एक तरह का कभी-कभी इस तरह होता है कि सजोगरन सिंड्रोम अकेला ही ऑटोइम्यून डिजीज के तौर पर आता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका सजोगरन सिंड्रोम कभी और किसी और ऑटोइम्यून डिजीज के साथ आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, क्या एक तरह का रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, और एग्जामिनर ये कहेगा कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसके बाद उसको सजोगरन सिंड्रोम हो गया। क्या हो गया? एक तरह का उसके बाद हो गया। तो अब आपने क्या कहना है? ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो अब आप इसको क्या कहोगे? एक तरह का ये सेकेंडरी ऑटोइम्यून, एक अनदर ऑटोइम्यून डिजीज के साथ आपका ये आ रहा है। कभी होगा कि हाँ जी जनाब, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर सजोगरन ही होगा, कोई और नहीं होगा। तो आपने कहना होता है कि ये एक तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइमरी के तौर पर आता है कि बंदे को सिर्फ और सिर्फ सजोगरन सिंड्रोम ही है, या कोई और चीज नहीं है। लेकिन कभी-कभी हमारे पास इस तरह आता है कि इसके अंदर एक तरह का सजोगरन सिंड्रोम के साथ कोई और ऑटोइम्यून डिजीज आ सकती है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जैसा कि एसएलई की डिजीज हो गया, ये आ सकती है। और आपने ये कहना होता है कि मोस्ट कॉमनली ये किन के अंदर पाया जाता है? फीमेल के अंदर ये मोस्ट कॉमनली आपकी सजोगरन सिंड्रोम पाया जाता होता है। मेल के अंदर इसकी जो एसोसिएशन होती है वो कम होती है। इसके बाद आपने ये देखना होता है कि जो एज मोस्टली होती है वो 40 टू 60 के दरमियान होती है। अब हमने ये चीज़ देखी और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बच्चों ये बताया था, कि इसके अंदर आप क्या देखते हो? इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड पॉइंट्स है जो आपकी आती हैं, वो ये है कि नंबर 1 आपने कहना है कि इसकी जो एसोसिएशन होती है वो किसके साथ होती है? जो मोस्ट कॉमनली होती है, सबसे मोस्ट कॉमन जो होती है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है। दूसरा किसके साथ हो सकती है? एसएलई हो सकती है। तीसरी आपने कहना है हम एक डिजीज पढ़ते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा की आप डिजीज पढ़ते होते हो बच्चों, उनके साथ कह सकते हैं, या कोई भी और ऑटोइम्यून डिजीज के साथ हो सकती है। तो सजोगरन सिंड्रोम मोस्टली हमें किसके साथ
देखने को मिलता है, किसी न किसी और ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ देखने को मिलता है। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को एक तरह का सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जब उसको सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो जो वो खाना खाएगा क्या ईज़िली वो इंगल्फ कर सकेगा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। तो आपको पता है कि जो आपका ये जो सलाइवा होता है ना बच्चों, ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियाज़ को भी एक से बचाता होता है, ठीक है? दूसरा, आपने ये कहना होता है कि जो आप खाना खा रहे होते हो ना, इसके अंदर कोई अगर बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ होती है, उसको ये खत्म करने में हेल्प करता होता है। दूसरा, अब ये जो खुराक होगी वो ईज़िली आप एक तरह का और एक बोलस बनने में हेल्प करता होता है। तो आप क्या देखोगे कि जब ये आपका सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ड्राई माउथ होगा और जब ड्राई माउथ होगा तो आगे क्या देखोगे? आपने कहना है कि इन बंदों के अंदर जो दाँत होते हैं, वहाँ पर क्या होगा एक तरह का कैरीज़ डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डेंटल कैरीज़ आप देखते होते हो। आपने कहना डेंटल कैरीज़ नंबर 1। दूसरी बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों ये रखना होता है कि ये बंदे जिन बंदों के अंदर एक तरह का आपका वो वाहद पूछते होते हैं कि एक हमें कोई एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ बताएँ, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि कोई न कोई एक तरह का लिम्फोमा बनता होता है। तो आपने कहना होता है कि वो ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसके अंदर म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोमा बनता होता है या लिम्फोइड टिश्यूज़ बनते होते हैं, वो sjogren सिंड्रोम है। कोई और डिजीज़ है जिसके अंदर माल्टोमा बनता होता है, किसी को पता हो? कोई और आपने डिजीज़ ऐसी पढ़ी हो जिसके अंदर आपने देखा हो कि माल्टोमा बनता है या म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ वाला लिम्फोमा बनता हो? कोई ऐसा बच्चा जिसको पता हो? ऐसी कोई डिज़ीज़ जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, वेरी गुड शाबाश! गिस्ट हो सकता है। आपने कहना है कि एच पाइलोरी की अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो ना, उसके साथ भी इसका एक तरह का एसोसिएशन होती है बच्चों, ठीक है? एच पाइलोरी की अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो उसके नतीजे में आप देख सकते होते हो। तो हमने ये देखना होता है कि इसके अंदर क्या होगा म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ देखते होते हैं। तीसरे नंबर पे आपने ये कहना है कि जब फॉर एग्जांपल इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो जो प्रोटीन ग्लैंड होता है बच्चों वो एक तरह का इनलार्ज हो जाता है और प्रोटीन ग्लैंड इतना ज्यादा इनलार्ज होता है कि देखने में हमको ऐसा लगता है जैसे कि कोई ना कोई ट्यूमर है कि एक तरह का बच्चों ट्यूमर होती है। आपने ये कहना होता है कि किसी ना किसी को एक तरह की ट्यूमर है उस बंदे को यानी कि इतना ये साइज में बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मदर को एस एल सेजोगरन सिंड्रोम है ना और सेजोगरन सिंड्रोम के अंदर अगर आप उस मदर के अंदर ये देखते हो कि ये 2 एंटीबॉडीज़ पॉज़िटिव हैं, एक एसएसए और एक एसएसए-बी। तो आपने कहना है एसएसए और एसएसबी ये 2 अगर एंटीबॉडीज़ पॉज़िटिव हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा ना, उस बच्चे के अंदर हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता होता है। क्या देखने को मिलता है? एक तरह का हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता होता है। तो आपने कहना होता है कि न्यू और वो बच्चा जो पैदा होता है, जिसके अंदर आप हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता होता है, इस बच्चे को आप क्या कहते होते हो? न्यूनेटल ल्यूपस। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? न्यूनेटल ल्यूपस कहते होते हैं। ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है। तो अभी हम लोगों ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसके अंदर बच्चों क्या था? सबसे पहले आपने कहना है कि sjogren सिंड्रोम आपकी एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती है, जिस डिज़ीज़ के अंदर आप क्या देखते हो? आपने कहना है कि इस ऑटोइम्यून डिज़ीज़ के अंदर हमें जो चीज़ें देखने को मिलती होती हैं, वो ये हैं कि आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, या तो उनके ऊपर अटैक करता है या फिर क्या होता है एक तरह का बच्चों, आपने कहना होता है कि सॉरी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो किनके ऊपर अटैक करते हैं बच्चों? आपने कहना है कि लिम्फोसाइट्स एक तो आपके एक तरह के मेनली एक्सोक्राइन के ऊपर अटैक करते हैं। कौन से? टीयर्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा कौन-सा हो सकता है बच्चों? आपने कहना है सलाइवा के ऊपर अटैक करते हैं। जब सलाइवा के ऊपर अटैक होगा, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो फिर हम इसके अंदर क्या देखेंगे? डेंटल कैरीज़ देखते होते हैं बच्चों, नंबर 1 आपने ये कहना है। इसके बाद आप क्या देख सकते हैं? माल्ट लिम्फोमा देखते होते हैं, एक तरह का माल्ट लिम्फोमा देख सकते हैं बच्चों, ये आपने 2 बातें याद करनी है। टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो अपनी आँखों जो होंगी और अगर फॉर एग्जांपल बच्चों पता है क्या होता है? आपने कहना है कि जब सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्राई माउथ और ड्राई माउथ अगर किसी के अंदर भी आप देखते हो, इस कंडीशन को हम कहते होते हैं ज़ीरोस्टोमिया। क्या कहते हैं एक तरह बच्चों? एक तरह का ज़ीरोस्टोमिया ये आपने कहना है। आवाज़ का इश्यू आ रहा है? हेलो? हेलो? बच्चों आवाज़ का इश्यू आ रहा है? ओके, ओके, ओके। ओके, तो आपने कहना है इस कंडीशन को हम कहते हैं एक तरह का बच्चों ज़ीरोस्टोमिया कहते होते हैं, ठीक है? ये आपका क्लियर हुआ और अगर किसी भी बंदे को एक तरह का मतलब कि sjogren सिंड्रोम और एक लंबे अरसे तक जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपने ये कहना होता है कि जो आपका एक तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन ग्लैंड होगा, वो साइज़ में बढ़ जाएगा और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसा कि कोई न कोई ट्यूमर है। और कोई ऐसी मदर जिसको sjogren सिंड्रोम हो ना बच्चों और उसके अंदर जब आप देखते हो कि कौन-सी एंटीबॉडीज़ पॉज़िटिव हैं और उसके अंदर आपने देखा कि एंटी एसएसए
और एसएसबी जो है वो आपकी एक तरह की पॉजिटिव है। तो आपने ये कहना होता है कि इस कंडीशन को बच्चों को पता है क्या कहते हैं कि जब ये बच्चा पैदा होगा, इस ये प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपने कहना है इसको कहते हैं न्यूनेटल ल्यूपस। जब बच्चा पैदा होगा और उसके अंदर हार्ट ब्लॉक आप देखते होते हो, न्यूनेटल हार्ट ब्लॉक आप इसको कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, होप सो। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका किसी तरह का कोई भी सिंगल क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखें बच्चों के फॉर एग्जाम्पल अब इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा इधर देखते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल अब हमारी आंख के अंदर कोई ना कोई एक तरह का डर्ट वगैरह या कोई मट्टी जाती है, तो हमारे जो एक तरह का जो टीयर्स होते हैं वो क्या काम करते होते हैं, आपने कहना होता है कि वो उसको आंख को प्रोटेक्ट करते होते हैं, ठीक है। अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा है जिस बंदे के टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही और उसकी आंखों में कोई मट्टी जा रही है, तो फिर क्या होगा उस बच्चे के अंदर, आपने ये उस पेशेंट के अंदर आपने ये कहना होता है कि बार बार उसको क्या होगा, एक तरह का मतलब कि वो इचिंग होगी उसकी आंखों में, ठीक हो गया। उसके बाद उसको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई आंख के अंदर कोई ना कोई चीज गई हुई है, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहना है कि उसकी आंख जो होगी वो मुकम्मल तौर पर ड्राई होगी, जिसकी वजह से कोर्निया और जो कंजक्टिवा होगा वो ड्राई हो जाएगा। जब किसी भी बंदे के अंदर आप कोर्निया और कंजक्टिवा जो होता है वो आप ड्राई देखते होते हो, तो इसके नतीजे में क्या होता है, आपने कहना होता है कि इसको हम कहते होते हैं किरेटो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। किरेटो कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या है कि आपका एक था, आपने कहना कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दूसरा क्या होता है एक तरह का कोर्निया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपके टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जब टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपने कहना है कि एक इसका कोर्निया की इन्फ्लेमेशन हुई, दूसरा किसकी, कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हुई। तो इस कंडीशन को हमने क्या कहना होता है, इस कंडीशन को हम कहते होते हैं किरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का। आपने कहना किरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, यानी कि ड्राइनेस की वजह से क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा कोर्निया का। और आपने ये कहना है, अब देखें ये जो पॉइंट है ना जीरोफ्थोल्मिया, अब आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि यहाँ पर एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज था जीरोस्टोमिया, ठीक है, जीरोस्टोमिया, ये आपने इस तरह देखना है, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ। ये जो लिखा ना जीरोफ्थोल्मिया, यहाँ पे जीरोफ्थोल्मिया नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जीरोस्टोमिया होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सलाइवा कम अगर होगा तो म्यूकोजल एट्रोफी हो जाएगी, फिशर ऑफ द ट्रंग, ये अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मेनली हम जब आपकी आंख के अंदर आपके टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं होती तो हम यहाँ पे जीरोफ्थोल्मिया देखते हैं, कि एक तरह का जीरोफ्थोल्मिया देखते हैं। समझ आई कि नहीं आई? आपने ये कहना होता है यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तरह का जीरोफ्थोल्मिया देखते हैं। यहाँ पे जीरोफ्थोल्मिया कह के आगे के जो फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पे जो है वो सही नहीं है, ये आपने सही फीचर्स नहीं है। यहाँ पे फीचर्स जो है वो जीरोस्टोमिया के, ये मैं बता दूंगा कि ये क्या होता है, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि आपने क्या कहना है, जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया वो कंडीशन होती है जिसमें ड्राई माउथ होता है। तो जब किसी भी बंदे के अंदर आप ड्राई माउथ देखते हो तो उसके अंदर जो टंग होगी उसके अंदर क्या होंगे, आपने कहना है कि एक तरह का टीयर्स आना शुरू हो जाएंगे। और जब टीयर्स होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि स्ट्रॉबेरी कलर की टंग होना शुरू हो जाएगी, ये आप देखोगे रेड कलर की, ठीक है। सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो रही है। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करते होते हैं बच्चों, प्रोटीन ग्लैंड क्या होता है, ये साइज में बढ़ जाता है, ऑलरेडी आपको पता है। और उसकी वजह से बंदे को खाने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से डिस्फेजिया और फिशर टंग देखते होते हैं, ये आपने याद करना है। तो सिंपल सी बात है, अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की कि आपका एक तरह का सेजोगरन सिंड्रोम होता क्या है, तो आपने कहना है सेजोगरन सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है। जब आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर अटैक किया जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर ना टीयर्स की प्रोडक्शन होगी ना ही सलाइवा की प्रोडक्शन होगी। जब टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इसके नतीजे में आंखों के अंदर कोई ऐसी फीलिंग लगेगी जैसे कोई मट्टी वगैरह गई हुई, ग्रीटी फीलिंग आप इसको कहते होते हो। उसके बाद आपने कहना होता है कि जब आपका टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं होती तो आपका कंजक्टिवा की और कोर्निया दोनों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं किरेटो कंजक्टिवा। आपने कहना होता है कि इसको एक तरह का सिक्का कहते होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तीसरे नंबर पे आपने कहना इसके अंदर हम जीरोफ्थोल्मिया देखते हैं। जीरोफ्थोल्मिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी ड्राई आई हो जाती है। नंबर 4 आपने कहना जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया ये है कि आपके माउथ के अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ड्राई माउथ रहता है, उसकी वजह से जो टंग होगी उसके अंदर बच्चों फिशर आना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रॉबेरी रेड कलर की टंग हो जाएगी, आपने ये कहना होता है। और उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि आप बोलस सही तरह नहीं बन सकेगा, जिस वजह से आप डिस्फेजिया देखते हो। फिर आपको ये बात का पता होना चाहिए कि अगर इसके अंदर पूछा जाए कि कौन सा ग्लैंड होता है जो साइज में बढ़ता है, आपने कहना प्रोटीन ग्लैंड। उसके बाद तो आपको पूछा जाए कि आपका इसकी जो एसोसिएशन होती है वो किसके साथ होती है, आपने कहना माल लिम्फोमा के साथ, यानी कि म्यूकोज एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज के साथ। उसके बाद अगर अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसके बाद और क्या हो सकता है, आपने ये कहना होता है कि इन बंदों के अंदर एक तरह की कोई ना कोई एसोसिएशन होती है सेजोगरन की। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन किसके साथ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। अब अगर किसी भी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो उसके अंदर बच्चों कौन सी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन सी, सबसे पहले हमने क्या कहना होता है, एक होता है एंटी एस एस ए और दूसरी कौन सी होती है, एंटी एस एस बी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि एंटी एस एस ए और एंटी एस एस बी, इसको याद करने का तरीका पता
पता क्या है? एस तो क्या याद किया? सजोगरन सिंड्रोम, एस से सजोगरन, एस से सिंड्रोम, आप इस तरह याद करो। एसएसए, उसके बाद आपने कहना एसएसबी। अब आपको पता होना चाहिए कि एसएसए जो होती है, आपने कहना है कि ये किस में एब्सेंस होती है? जिस बंदे के अंदर एसएसए होगी ना, ए का मतलब है एब्सेंस, किसके अंदर? रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर। जैसा कि हमने एक बात पढ़ी थी ना बच्चों, कि जो आप लोगों की सजोगरन सिंड्रोम होती है, उसकी एसोसिएशन मोस्ट कॉमन हम रूमेटाइड आर्थराइटिस में देखते होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल आती है ना, जिसके अंदर आपने देखा, आपने उसकी ऑटोइम्यून प्रोफाइल करवाई और उसके अंदर एसएसए है, ठीक है? तो आपने कहना कि उसकी एसोसिएशन आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ नहीं होगी, किसी और के साथ हो सकती है, यानी कि एसएलई के साथ हो सकती है। यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ? सजोगरन और एसएलई लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? उसके बाद सीन इन एब्सेंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद रिस्क ऑफ न्यूनेटल ल्यूपस और कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक होगा बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए, सजोगरन सिंड्रोम, और ये भी उसके साथ बताती होती है। उसके बाद देखें बच्चों, आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल सजोगरन में क्या होता है? ड्राई आईज होती हैं, रूमेटॉइड फैक्टर जो होते हैं वो पॉजिटिव हो सकता है, यंग मिडिल एज फीमेल होगी। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है? न्यूनेटल ल्यूपस हो सकता है। आपने ये कहना होता है ऑटोइम्यून डिजीज है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि मोस्ट कॉमनली जो एसोसिएशन होती है वो किसके साथ होती है? आपने कहना म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज के साथ है, लिम्फोइड टिश्यूज माल्टा लिम्फोमा के साथ कहा हुआ। टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं, ड्राई आईज होंगी, ऑटोइम्यून अटैक होना, और उसके बाद रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव सलाइवा जो होगा वो एक तरह का डिक्रीज हो जाएगा। ये आपने याद करना है। उसके बाद देखें कि ये आपके मोस्ट हाई यील्ड पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, कि अगर ये कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पॉइंट्स आ जाएं, आप एक लंबी स्टेटमेंट देख रहे हो, और स्टेटमेंट जनाब एक तरह की 4 लाइन की स्टेटमेंट है, ठीक है? और आप 3-4 लाइन की स्टेटमेंट के अंदर आप ये देखते हो, अगर आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है? उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपने सबसे पहला जो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपने सजोगरन सिंड्रोम लगाना है। क्या वो पॉइंट्स हैं कौन से? अगर कभी भी एग्जाम के अंदर आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं कि एक मिडिल एज वुमेन है, जिसके अंदर आप ड्राई आईज ड्राई माउथ देखते हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सजोगरन सिंड्रोम होना चाहिए। अगर कभी भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि एक फीमेल है जिसके अंदर रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव है, लेकिन उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस है नहीं, तो उसको कौन सी और आपकी ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है? आपने कहना सजोगरन सिंड्रोम हो सकती है। अगर आपके पास एक ऐसी फीमेल आती है, मिडिल एज फीमेल है, ड्राई माउथ ड्राई आईज उसके अंदर हैं, और साथ उसके के अंदर क्या एक तरह का एंटी एस एस ए और एंटी एस एस बी जो एंटीबॉडीज है वो पॉजिटिव है, तो क्या है? आपने कहना सजोगरन सिंड्रोम है। अगर आपके पास ये कहा जाए, आपके पास एक मिडिल एज फीमेल आती है, उसके अंदर ड्राई आईज ड्राई माउथ है, और उसके बाद आपका कहा जाए कि लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंटी एस एस ए एंटी एस एस बी जो है वो पॉजिटिव है, और उसके अंदर कौन से ग्लैंड की इंलार्जमेंट देखेंगे? आपने कहना प्रोटीन ग्लैंड की इंलार्जमेंट है। ठीक हो गया? उसके बाद अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि हाँ जी जनाब क्या देखते हैं? लिम्फोमा देखते हैं, किसमें? सजोगरन में। अगर कभी भी इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि आपके पास एक मिडिल एज फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, उसके अंदर ड्राई आईज है, ड्राई माउथ है, एंटी एस एस ए जो है वो उसके अंदर पॉजिटिव है, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर आप कौन सी कॉम्प्लिकेशन देख सकते हो? तो आपने क्या कहना है? हार्ट ब्लॉक देखते हो, तो उसका हम न्यूनेटल ल्यूपस कहते होते हैं। तो ये यही आपकी एसोसिएशन जहां पे मैंने लिखा है एनबीएमई एनआर, इन बज़वर्ड्स जो होते हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट्स हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, इनको आपने नहीं भूलना। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखें जी, अभी फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसके अंदर और कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आपने अभी हम इ इसी के ऊपर मेन टारगेट बनाएँगे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी टारगेट क्या होता है? सजोगरन के अंदर एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स हैं। कौन से? लैक्रिमल और सैलिवरी। ड्राई आईज़, ड्राई माउथ देखते हैं, आपने कहना यस, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसके अंदर नहीं देखने को मिलता होता, ठीक है? उसके बाद एंटी-एसएसए, एंटी-एसएसबी क्या होगी? एक तरह की पॉजिटिव होगी। प्रोटीन ग्लैंड की एन्लार्जमेंट हम देखेंगे, और मार्ट लिम्फोमा देखते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जब हम जाते हैं और आगे देखें बच्चों के हाई यील्ड क्लिनिकल जो पॉइंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं। अगर कभी भी आपके पास फीमेल आती है, वही वाले पॉइंट्स हैं। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ऑटोइम्यून कॉज ऑफ ड्राई आईज ड्राई माउथ, सजोगरन सिंड्रोम। वीमेन प्रेजेंट टू यू एज इन बिटवीन ऑफ द 40 to 60 years विद ड्राई आईज ड्राई माउथ, ऐसा। तो आपने क्या कहना है? एक तरह का सिजोगरन सिंड्रोम। उसके बाद आपका रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है नहीं, तो आपने क्या कहना है? एक तरह का सिजोगरन सिंड्रोम। ठीक हो गया? ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन ग्लैंड की लार्जमेंट है, लेकिन वो ट्यूमर की तरह लगती है, तो क्या? सिजोगरन सिंड्रोम। उसके बाद वही वाला पॉइंट है कि अगर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपने ये आपके एग्जाम के अंदर ये भी पॉइंट आता होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब एंटी एस एस ए और एंटी एस एस बी जो होता है ये आपका डायग्नोज करता है। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि डायग्नोज करने के लिए आप इसकी बायोप्सी भी ले सकते हो। ठीक हो गया? ये आपने देखना होता है। और किसकी जगह से बायोप्सी रहती है? प्रोटीन ग्लैंड से। तो आपने कहना होता है प्रोटीन ग्लैंड से आपने बायोप्सी लेनी होती है। क्यों? क्योंकि कहीं कैंसर तो नहीं है भाई। हमने देखना है ना कैंसर, लिम्फोमा। तो लिम्फोमा को कैसे आप देखते हो? तो सिंपल सी बात है, लिम्फोमा को तो हम तभी देख सकते हैं जब हम उसकी बायोप्सी करेंगे। तो आपने कहना कंफर्म डायग्नोज विद बायोप्सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपने कहना रिस्क ऑफ न्यूनेटल ल्यूपस, ये आपको ऑलरेडी पता लग गया। ठीक है बच्चों? उसके बाद आते हैं आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स यही हैं, इनको आपने नहीं बोलना। आगे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये
क्वेश्चन देखें आप लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, अ 48-year-old वीमन हैज ड्राई आईज, ड्राई माउथ एंड प्रोटेड ग्लैंड enlargement. लैब शोज पॉजिटिव एनटीएसएस ए, एनटीएसएस-बी, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोज। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? शाबाश, इसके अंदर तो आपने कहना सजोगरन सिंड्रोम इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, आगे देखो बच्चों। अ प्रेग्नेंट वीमन विद सजोगरन सिंड्रोम एंड एनटीएसएस-ए एंटीबॉडी इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग अ बेबी विद व्हिच ऑफ फॉलोइंग। तो बच्चे को क्या होगा बच्चों? आपने कहना एक तरह का कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक होगा। तो ये बच्चों आप लोगों का इधर से पूरे का पूरा जो हम लोगों ने नोट्स वगैरह अपने बनाए हुए हैं, उधर से आपका पूरे का पूरा कवर हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना एक दफा मैं ना आपके एक तरह का सेम यही बातें हैं आपकी यूएसएमएल फर्स्ट एड की बुक के अंदर भी, कोई और रॉकेट साइंस कोई और चीज नहीं है। अगर किसी बच्चे को यकीन नहीं है तो अभी हम एक तरह मैं उसको भी एक बार दिखा देता हूँ कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपका एक तरह का सेम बातें ऐसे जॉगरन सिंड्रोम और ये सारा कुछ जो होता है वो है क्या। तो जस्ट इमेजिन करें, अच्छा जी ये यही टॉपिक है जिसे जॉगरन सिंड्रोम का। अभी मैं एक बार वैसे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, autoimmune disorder characterized by the destruction of exocrine gland, especially lacrimal and salivary gland by lymphocyte infiltrations। वही है, कब होता है? 40 to 60 में होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन है। क्यों? क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएट करता है, इस वजह से उसने ये कहा हुआ है कि रेक्टोकंजक्टिवाइटिस सिक्का हमने बताया बच्चों, ग्रीटी फीलिंग वही वाला बताया, जीरोस्टोमिया बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो सकती हैं वो रूमेटॉइड फैक्टर मैंने बताया कि पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। कैन बी पॉजिटिव इन एब्सेंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बात है। मैंने क्या कहा कि उसको एक तरह का रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होगा लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसको एब्सेंट होगा। लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनटीएसएस ए, एनटीएसएस बी देखते हैं, बायलेटरल प्रोटीग्लैंड की लार्जमेंट देखते हैं। ये आपको पता, आल्सो बी सीन इन एसएलई। अब देखें बच्चों आगे क्या, आगे आपको पता कॉमन प्राइमरी सेकेंडरी सिंड्रोम विद अदर ऑटोइम्यून। वो मैंने ये कहा कि या तो ये अकेली आएगी या कभी किसी न किसी ऑटोइम्यून डिजीज के साथ ये एसोसिएट करेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या है? डेंटल कैरीज है, म्यूकोजा, सोशल लिम्फोइड टिश्यूज है, लिम्फोमा है। आपने उसके बाद आपने क्या कहना होता है? हाई रिस्क ऑफ गिविंग द बर्थ विद न्यूनेटल ल्यूपस, मतलब कि जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर क्या होगा बच्चों? एक तरह का आपने कहना है कि एक तरह का जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर न्यूनेटल ल्यूपस हो सकता है। लेकिन कंफर्म डायग्नोज किसके अंदर करना है? 100% कंफर्म डायग्नोज ऑफ sjogren सिंड्रोम इज ऑलवेज बायोप्सी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एनटीएसएस-ए, एनटीएसएस-बी किसी और भी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल एनटीएसएस-ए और एनटीएसएस-बी कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि वो पेशेंट जिनको एसएलई हो ना उनके अंदर भी पॉजिटिव होता है। समझ आ गई है? तो आपका बायोप्सी इज 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये आपने याद करना। फोकल lymphocyte cellulitis इन द लेबियल सलेवरी ग्लैंड बायोप्सी कैन कंफर्म द डायग्नोस। तो ये आपने कहना 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो ये है, लेकिन जो इनिशियल टेस्ट होता है वो एनटीएसएस है, आल्सो भी सीन इन एसएलई। अब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ ये पॉइंट्स, ये आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पॉइंट्स की तरफ आते हैं और उसको हम देखते हैं कि आपका एक तरह का ओस्टियोमाइलिटिस का टॉपिक है कि वो क्या होता है। देखो यार, ओस्टियोमाइलिटिस के अंदर ना आपने दो तीन चीजें, क्योंकि जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा करते हो, जितना ज्यादा आप देखते हो कि इस टॉपिक में से कौन कौन से बज़वर्ड्स हैं, बज़वर्ड्स जिस बच्चे को आते हैं ना वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पिक कर लेता है। बज़वर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये 3 से 4 पॉइंट्स देना तो आपने आंखें बंद करके कहना है कि इसका आंसर है ये। ठीक है, तो इस दफा हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टारगेट है ना बच्चों, वो आपके बज़वर्ड्स के ऊपर ही है कि आप एक तरह का वो देखो, और हाई यील्ड पॉइंट्स के ऊपर है कि आपको एक तरह का कंसेप्ट के साथ साथ ये चीजें लाजमी आनी चाहिए। अभी हम आते हैं बच्चों ओस्टियोमाइलिटिस की तरफ कि ओस्टियोमाइलिटिस है क्या। सबसे पहले हमको ये बात का पता होना चाहिए कि ओस्टियोमाइलिटिस होता क्या है। आपने कहना ओस्टियोमाइलिटिस का मतलब भी कि ओस्टियो मीन बोन है, उसके बाद आपने कहना कि इन्फ्लामेशन ऑफ बोन हो जाएगी तो आप क्या कहोगे? ओस्टियोमाइलिटिस कहते होते हैं। अब ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो आपने कहना होता है कि इसके दो रूट्स होते हैं। क्या? पहले नंबर पे एक चीज तो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा है, ठीक है, आप ये देखो कि उसको जनाब एक तरह की कोई ना कोई इन्फेक्शन होगी। अब वो जो पैथोजन है ना, या तो वो ब्लड के अंदर चला गया, कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर चला गया। जब वो पैथोजन ब्लड के अंदर चला गया तो ब्लड के अंदर जाने की वजह से आपने कहना है कि आपका हर जगह पे ब्लड जाता है कि नहीं जाता, तो वो पैथोजन भी ब्लड जहां पे जा रहा है वहां पर पैथोजन भी चला जाएगा। नंबर 1 ये कॉज है। दूसरा, और इसको हम क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लड के जरिए जा रहा है, यानी कि एक बंदा सेप्सिस में है या फिर एक तरह का आपने कहना ये रूट कौन सा हुआ? ये हिमेटोजीनस रूट हुआ, ब्लड के जरिए वाला। दूसरा कौन सा रूट हो सकता है? दूसरा रूट ये होता है कि जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक बंदे का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो जब रोड ट्रैफिक उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी कोई ना कोई बोन फ्रैक्चर हुई। तो जब उसकी बोन फ्रैक्चर हुई तो उसके नतीजे में जनाब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई ना कोई पैथोजन जाके वो आपकी इन्फेक्शन काज करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? सिंपल सी बात है, करवा सकता है। तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि इसके दो रूट हैं। एक रूट कौन सा है? हिमेटोजीनस है। दूसरा रूट कौन सा है? आपने कहना डायरेक्ट होता है, जिसको आप कहते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो सकता है। दूसरी बात आप लोगों ने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल जब हम ये देखते होते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं, उनमें जो मोस्ट कॉमनली जो होता है, जो रूट होता है, वो हेमाटोजेनस होता है। बच्चों में जो मोस्ट, और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है कि बच्चों के अंदर एक ये पूछते होते हैं कि मोस्ट कॉमन जो रूट होता है वो कौन सा होता है। दूसरा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है वो ये होता है कि बोन का कौन सा हिस्सा होता है जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो आपने कहना मेटाफेसिस। मेटाफेसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसके अलावा कोई और चीजें भी आती हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और हमने वो देखनी है कि कौन कौन सी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि बैक्टीरिया इंटरबोन किस तरह, दो तरह से, या तो हिमेटोजेनस रूट होगा या फिर डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट वाला भी मैंने बता दिया, हिमेटोजेनस वाला भी बता दिया। बैक्टीरिया मल्टीपल इन मेडुलरी कैविटी, यानी कि बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी। वहां पे जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आप लोग खाओ। आपने कहना है कि वहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। जब वहां पे आपका एक तरह का बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे तो फिर वहां पे क्या होगे, आपने कहना है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन होती है बच्चों तो इसके नतीजे में क्या होता है कि आपने कहना है कि एक तो प्रेशर ज्यादा बनता है। प्रेशर ज्यादा बनने की वजह से क्या होगा, आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी होती है कि आपकी जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। जब आपका ब्लड का फ्लो कम होगा तो वहां पर फिर क्या होगा, आपका वही बोन के पर्टिकुलर पार्ट का स्कीमिया हम देखेंगे। स्कीमिया के बाद क्या देखेंगे, नेक्रोसिस देखेंगे, और वो जो बोन होगी वो डेड हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यहां पर नहीं होती, जो आपका एक तरह का ओस्टियोमाइलिटिस का पेशेंट आता है, ओस्टियोमाइलिटिस के पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये बोन डेड हो जाती है ना तो फिर ये एक न्यू बोन के अंदर भी बनना शुरू हो जाती है। ये आपने याद करना है कि एक चेंज होना शुरू हो जाती है एक न्यू बोन के अंदर। ये आपने याद करना है। तो देखें बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपका बैक्टीरिया जो है वो ब्लड के जरिए जा सकता है या फिर डायरेक्ट जाता है, नंबर वन। और ये कहाँ पे आपका एक तरह का ग्रो करता है, आपने कहना इंट्रामेडुलरी कैविटी, ये आपने याद करना है। इंट्रामेडुलरी कैविटी के अंदर ग्रो किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पर ब्लड फ्लो आपका कम हुआ, जिसके नतीजे में आपका ब्लड की सप्लाई कम हुई, वहां पर नेक्रोसिस हो गई। तो फिर हमने कहा डेड बोन जो होगी वो बनेगी। अब देखें बच्चों, सेम वही बात जो आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताई है कि इसके अंदर होगा क्या, कि न्यू बोन फॉर्म्स अराउंड इट। इसके नतीजे में क्या होगा, एक तरह का पहले वाली जो बोन है वो डेड होगी और उसके नतीजे में क्या होगी, एक तरह की न्यू बोन बनना शुरू हो जाएगी। और जब ये न्यू बोन बनेगी ना बच्चों, तो जो पस होगी ना वो इसकी साइडों से निकलेगी। आपने कहना एक तरह का पस जो होगी वो एक तरह की इसकी साइडों से निकलेगी। ये आपने पस में ड्रेन थ्रू साइनस ट्रैक, ये आपने याद करना है, ठीक हो गया। और इसके नतीजे में क्या होगा कि यही जो पस होती है वो जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वहां पर भी ये जा सकती है। ये अभी वाली जितनी भी मैंने बातें की है ना, ये पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आप लोगों ने याद रखनी है, उसको इजी वर्ड्स के अंदर आप इस तरह याद कर सकते हो कि एक बंदा है, उस बंदे के अंदर या तो हिमेटोजेनस रूट के जरिए आपका ओस्टियोमाइलिटिस हो सकता है और वो बच्चा है, बस इतना। कि बच्चों के अंदर जो आपका रूट ऑफ ओस्टियोमाइलिटिस है वो क्या है, आपने कहना हिमेटोजेनस। अगर ये पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर क्या होता है, आपने कहना ट्रोमा या डायरेक्ट इनैकुलेशन। उसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जाएगा तो किस हिस्से के अंदर इन्फ्लामेशन करवाएगा, इंट्रामेडुलरी कैविटी। इंट्रामेडुलरी कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन करवा के डेड बोन के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, न्यू बोन बनेगी, फिर जो पस होगी वहां से निकलेगी, पस निकलकर जनाब आपके सराउंडिंग टिश्यूज तक भी चले जाएगी। बस इतना आपने याद रखना है। ये देखें, अब मोस्ट कॉमनली जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, ये सबसे मोस्ट ओस्टियोमाइलिटिस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिहाज से जो क्वेश्चन है ना वो ये है क्या। अगर कभी पूछा जाए कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो पैथोजन होता है जो कि आपका ओस्टियोमाइलिटिस करवाता है वो कौन सा है, आपने कहना होता है बच्चों स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन जो होता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर कभी भी आप लोगों से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे ना बच्चों कि एक बंदा है जिस बंदे ने कोई ना कोई सर्जरी का प्रोसीजर करवाया है, फॉर एग्जाम्पल हम ना एक क्वेश्चन पूछते होते हैं, आप लोगों ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का टॉपिक पढ़ा होगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के टॉपिक के अंदर ना एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता होता है कि मोस्ट कॉमन पैथोजन कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन अ पेशेंट ऑफ आईवी ड्रग अब्यूजर। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये कहे ना कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है वो आपका आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर मोस्ट कॉमन जो पैथोजन होता है जो कि एक तरह का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है, तो आपने कहना होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है जो आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर करवाता होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ओस्टियोमाइलिटिस कौन करवाता है, वो भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस करवाता होता है। अगर ये पूछा जाए ना कि मोस्ट कॉमन एक बंदा है, उस बंदे की जनाब एक तरह की कोई ना कोई प्रोस्थेटिक वाल्व की सर्जरी हुई, ठीक है, यानी कि सर्जिकल कोई ना कोई प्रोसीजर हुआ। अब उसके बाद ना उस बंदे का क्या हुआ, एक तरह का यानी कि वाल्व रिप्लेस हो गया। एक बंदे को जैसा कि हमने कहा कि माइट्रल स्टेनोसिस हुई, डॉक्टर्स ने कहा कि भाईजान आपका जो माइट्रल वाल्व होगा ना वो रिप्लेस होगा। अब जब उसका डॉक्टर ने कहा माइट्रल वाल्व रिप्लेस होगा, तो अब वहां पे हमने जो वाल्व डाला वो कौन सा है, वो आर्टिफिशियल वाल्व है, ठीक है। और आर्टिफिशियल वाल्व के ऊपर अगर उस बंदे को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा ना, तो जो मोस्ट कॉमन जो पैथोजन होता है वो पता कौन सा होता है, स्टेफिलोकोकस एपिडिडमाइडस। कौन सा होता है, एक तरह का स्टेफिलोकोकस एपिडिडमाइडस। सेम यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा, वो पता क्या कहेगा, वो कहता है प्रोस्थेटिक कोई ना कोई प्रोसीजर हुआ, यानी कि कोई ना कोई ऐसा हुआ कि कोई एक तरह की
कोई आप देखें कि हाँ जी जनाब, फीमर वगैरह का इस तरह का कोई ना कोई प्रोसीजर हुआ, ठीक है, हेड चेंज किया गया, या एक तरह का आपने कहना है कि हाँ जी जनाब उसके नतीजे में कोई ना कोई प्रोस्थेटिक प्रोसीजर हुआ और उसके बाद ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, तो मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन सा है? आपने कहना स्टेफिलोकोकस एपिडिडाइमिस। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन कहता है और कहता है कि एक बच्चा आपके पास आता है जिसको सिकल सेल डिजीज है और अब उसको ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, तो कौन से पैथोजन ने करवाया? साल्मोनेला। ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक होगा। नंबर 5, कभी भी अगर एग्जामिनर बच्चों ये क्वेश्चन पूछे ना कि आपके पास एक पेशेंट है, उसको बर्न हुआ था और बर्न के बाद उसके अंदर जनाब एक तरह की इन्फेक्शन हो गई, तो वो कौन सा पैथोजन है? सूडोमोनास एरोजिनोसा। बर्न के साथ या कोई भी बंदा है जिसको जनाब एक तरह का जाते हुए कोई एक तरह का कोई चीज लगी है, कोई एक तरह का पंक्चर वूंड हुआ है, तो उसके अंदर भी कौन सा होगा? सूडोमोनास एरोजिनोसा। मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर जो रूट होता है वो कौन सा होता है? आपने कहना हिमेटोजिनस, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब बाकी क्या होता है? बाकी आपके अल्सर वगैरह जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चों। तो सबसे पहले हमको जो बात का पता होना चाहिए, जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन जो पैथोजन होता है वो ओवरऑल कौन सा है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। प्रोस्थेटिक प्रोसीजर हुआ है, ओस्टियोमाइलिटिस है, स्टेप्टोकोकस एपिडिडाइमिस है। उसके बाद ये कहा जाए कि आपका एक तरह का पेशेंट है जिसको एक तरह का आपने कहा है कि सिकल सेल डिजीज है, साल्मोनेला है। उसके बाद कहा जाए कि एक तरह का पंक्चर वूड है, आपने कहना है सूडोमोनास है, ठीक हो गया बच्चों। हिमेटोजिनस रूट है, मेटाफेसिस आपको मोस्ट कॉमनली क्या होगा? एक तरह का बच्चों इन्वॉल्व होगा, ये आप लोगों ने एक तरह का याद रखना है, ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि आगे का कौन सा पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके क्लिनिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं जिस बंदे को ऑस्टियोमाइलिटिस होता है। तो देखो बच्चों, ऑस्टियोमाइलिटिस के पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन जो हिस्सा है वो पेन होगी, वहां पर रेडनेस और स्वेलिंग होना शुरू हो सकती है, फीवर और चिल्स होंगे, लोकलाइज टेंडरनेस होगी, और उस जगह से क्या होगा? आपने कहना पस वगैरह जो होती है वो एक तरह की बाहर निकलना शुरू हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो अगर कभी भी एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे कि आपके पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर कोई ना सर्जिकल जो ओल्ड एज का बंदा होगा या अडल्ट होगा, उसके अंदर कोई ना कोई क्या पाथवे था जनाब एक तरह का मतलब कि इन्फेक्शन का, वो तो आप सबको पता है कि वो तो एक तरह का ट्रॉमा का था। तो अगर एग्जामिनर जो अडल्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे, पता कैसे पूछता है? वो कहता है कि एक पेशेंट है जिसकी जनाब एक तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, बाइक चला रहा था, ठीक है। अब उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर उस जगह पे जनाब एक तरह का पेन होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद कुछ अरसे के बाद पेन हुई उस जगह पे, उसके बाद वो कहता है कि वहां पर फीवर है, उस बंदे को टेंडरनेस है, चिल्स है, और इसके साथ सीआरपी और ईएसआर का लेवल बढ़ा हुआ है, ये डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपने कहना ऑस्टियोमाइलिटिस है। तो क्या परसिस्टेंट बोन पेन होती है, सिस्टेमिक साइन होते हैं, फीवर मतलब कि चिल्स वगैरह होते हैं, डब्ल्यूबीसी ईएसआर का लेवल, सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ट्रॉमा और इन्फेक्शन के बाद, सर्जरी के बाद देखते हैं। अब देखें, आपने कहना होता है बच्चों कि इसके बाद क्या हो सकता है? आपने कहना है कि मुकम्मल तौर पर जो बोन होती है उसकी या तो ग्रोथ खत्म या बोन फ्रैक्चर हो सकती है, आपने मेन सिंपली ये कहना होता है। आगे आ जाओ जी, आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल अब हम डायग्नोज कैसे करते होते हैं। कभी भी कोई भी पेशेंट जिसको ऑस्टियोमाइलिटिस होगा, उसको डायग्नोज करने का जो पहला टेस्ट होता है वो बच्चों एक्सरे होता है, क्योंकि आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि आपके इन्फेक्शन के तकरीबन 10 से 14 दिन के अंदर उसके अंदर एक तरह का आपने कहना है कि इन्फ्लामेटरी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि इनिशियल बेस्ट जो डिस्ट्रक्ट टेस्ट है वो कौन सा है, आपने कहना है कि वैसे आपका जो होता है सबसे पहले हम जो कहते होते हैं वो एक्सरे करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? आपने कहना है एमआरआई। एमआरआई इज द वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड और सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, यानी कि आपने कहना है कि बेस्ट टेस्ट देखने के लिए होता है, ठीक हो गया, अर्ली डिटेक्शन के लिए, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन के लिए। तो आपने कहना अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या होता है? एक तरह का बच्चों आपने कहना एमआरआई होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने ये देखना है कि सबसे जो ओवरऑल गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होता है जो आपको बता सकता है कि ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, एम्पुटेशन करनी चाहिए या आपकी एंटीबायोटिक्स के ऊपर रखना चाहिए या ड्रेनेज करनी चाहिए, किसके ऊपर रखना चाहिए? वो बायोप्सी है। लेकिन एग्जाम के लिहाज से सिर्फ आपने दो चीजें याद रखनी है, एक एक्सरे, दूसरा एमआरआई, ठीक हो गया। बायोप्सी का इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये आपने याद करना है। बायोप्सी आपसे अगर कहा जाए गोल्ड स्टैंडर्ड अर्ली डिटेक्शन के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? एमआरआई, और सबसे इनिशियल टेस्ट कौन सा? एक्सरे, ये आपने याद करना है, ठीक हो गया बच्चों। लैब्स के अंदर आपको पता है ईएसआर सीआरपी का जो लेवल होगा वो एक तरह का बड़ा ही होगा। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स सबसे पहले हम देते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, ये आपने याद करना है बच्चों। सर्जरी अगर आप करोगे, ड्रेनेज वगैरह करते हैं, या फिर हमने क्या कहना है एक तरह का बच्चों पेन कंट्रोल या उसके लिए स्पोर्टिव कोई ना कोई एक तरह के मेडिसिन देते हैं बच्चों। अब देखें, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि कभी भी अगर एग्जाम के अंदर ये पॉइंट्स आ गए ना, इनको नहीं भूलना। ये जनाब आपका ये पेशेंट्स ये बताएंगे कि हाँ जी जनाब इसका जो पॉइंट है वो कौन सा, एक तरह का बच्चों आपने कहना होता है कि ये ऑस्टियोमाइलिटिस है। फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस आपने कहना मोस्ट कॉमन इज अ ऑस्टियोमाइलिटिस।
उसके बाद सिकल सेल डिजीज के साथ आपने कहना साल्मोनेला। उसके बाद आपने कहना है कि कोई वोंड वगैरह पंक्चर हुआ है, उसके बाद कोई लगा है, उसके बाद आपने कहना सूडोमोनास। फीवर है, बोन पेन है, ईएसआर है, सीआरपी का लेवल बढ़ा है, आपने कहना ऑस्टियोमाइलिटिस है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि हंटी जनाब जो डेड बोन होगी वो आपकी न्यू बोन के अंदर तब्दील होगी, इसको आपने कहना क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। बेस्ट टेस्ट कौन सा है? आपने कहना है इनिशियल अर्ली डायग्नोसिस के लिए एमआरआई। गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है? आपने कहना बायोप्सी। ये आपने सारा कुछ याद करना है बच्चों, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें बच्चों कि इसके अंदर होगा क्या। आपने कहना है कि पेन है, फीवर है, ईएसआर लेवल बड़ा, बोन डिस्ट्रक्शन, ऑस्टियोमाइलिटिस। मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल कौन सा है? ये वाला मैंने बता दिया, बाकी सारी की सारी चीजें आपके सामने ही है। तो यहाँ पे अभी हम आते हैं बच्चों, इसके अंदर होगा क्या। आपने ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने एक तरह के डिस्कस कर ली हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए चिल्ड्रन के अंदर जो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड कौन सा है? मेटोजिनस, सिकल सेल साल्मोनेला, अडल्ट के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट प्रोस्थेटिक है। ठीक हो गया, तो आपने कहना स्टेफिलोकोकस एपिडिडमाइडस। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट होगा तो आपने कहना है कि एक तरह का और फुट है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है, ये आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे सेम टू सेम ये बातें हैं जो ऑलरेडी हम एक तरह का डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, कौन बताएगा सबसे पहले? अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ बच्चों, जस्ट इमेजिन करें। अली असद। यस सर। अली असद, सबसे पहले ये बताओ कि मोस्ट कॉमन जो बच्चों के अंदर रूट ऑफ स्प्रेड होता है वो कौन सा होता है? सर स्टेफिलोकोकस ऑरियस। मैं रूट ऑफ स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं पैथोजन की नहीं कर रहा। सर रूट ऑफ स्प्रेड। हिमेटोजिनस। ओह, यस सर। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो साइट इन्वॉल्व होती है बच्चों के अंदर वो कौन सी होती है? बोन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है? सर मेटा। मेटाफिजिक्स। बैठा कितने हुए हैं, की कर रहे हैं? सर जी घर आए हैं, उत्थे बैठे हुए हैं। अच्छा, मेहमान है आज है। हाँ जी सर, फिर भी वेख लो क्लास ले रहे हैं। क्या बात है, एहसान कर रहे हैं। आज मेरा दिल कर रहा है कि तेनू मैं पैसे देवां कि तू क्लास ले रहे हैं। नहीं सर, ये बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ है ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ क्लास लेना ना। ठीक हो गया जनाब, मेहरबानी जनाब, तुझे सानू टाइम दे रहे जे पहले दिन जाके घर के नहीं सर, अंदर, नहीं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं नहीं सर। ओके हो गया। अच्छा जी, हसीब, हसीब मेमन, हसीब। मेरन, हसीब मेमन। यस सर। हसीब, बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइड जो इन्वॉल्व होती है बोन की वो कौन सी है? सर मेटाफेसिस। उसके बाद ये बताओ कि मोस्ट कॉमन जो सिकल सेल डिजीज वाला बंदा होगा उसके अंदर अगर ओस्टियोमाइलिटिस होता है तो पैथोजन कौन सा है? सर स्टेफ ऑरियस। ओ नहीं नहीं, स्टेफ ऑरियस नहीं, स्टेफ वेरिडेंस या। मर्जी है यार। मेरे ख्याल में अगर आप लोग ये ध्यान से सुनो ना, कि जितनी दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो गूंगा होगा ना उसको भी शायद सुनना शुरू हो जाए। साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला। ठीक सर है। सर यस सर। अच्छा, अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन जो वैसे ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन जो पैथोजन होता है वो कौन होता है जो कि ऑरियस, करवाता है? स्टेफ ऑरियस सर। स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ओल्ड पेशेंट, अगर किसी भी बंदे के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, प्रोस्थेटिक वाल्व का प्रोसीजर है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो पैथोजन होगा वो कौन सा है? वेरिडेंट, वेरिडेंट सर। वेरिडेंस मैंने बोला ही नहीं है आज। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। एपिडिडमाइटिस, इसका मतलब है एपिडर्मिस। लेक्चर गौर से नहीं सुन रहे हो। माशाल्लाह, वेरी गुड। बस ऐसे ही आपने नहीं सुनते रहना, तरक्की कर जाओगे एक दिन। ठीक हो गया, अल्लाह तरक्की दे देगा इंशाल्लाह एक दिन, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, उसके बाद आगे जनाब, हफ्सा। हफ्सा, हफ्सा फरूक। जी सर। हफ्सा फरूक, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर ओस्टियोमाइलिटिस है, तो पहले कौन सा टेस्ट करेंगे? सर पहले एक्सरे करेंगे, इनिशियल टेस्ट एक्सरे है। गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है?
MRI, गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ बायोप्सी। और इनिशियल बेस्ट फॉर डायग्नोज कौन सा है? आपने कहना है कि एक तरह का, वो आपने कहना होता है कि वो आपका एमआरआई है। ठीक है, ये आपने याद करना है। ओके जी, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे आते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस हैं कुछ, वो देखें कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, अ 28-year-old man has a fever. For example, a 28-year-old man has a fever, severe pain in his tibia, elevated ESR, MRI shows bone pain, bone marrow edema, and sinus tract is draining pus. Which organism is most likely cause? हाँ जी, 28-year-old बंदा है, उसके अंदर जनाब फीवर है, इसके अंदर कोई चीज उसने नहीं कही, उसने कहा एमआरआई शोज बोन मैरो एडिमा एंड साइनस ट्रैक इज ड्रेनिंग पास। तो इसके अंदर क्या उसने कहा किसी के एसोसिएशन में? नहीं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे आ जाएं, आगे क्या लिखा हुआ है? A 12-year-old boy with a sickle cell disease, सिकल सेल है, ओस्टियोमाइलाइटिस है, तो क्या है? आपने कहना है एक तरह का साल्मोनेला, साल्मोनेला हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना। ओके जी, ये आपका एक तरह का गोल्डन रूल्स जो आपने याद करने हैं, वो कौन सा है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस आपने कहना है मोस्ट कॉमन, साल्मोनेला, सिकल सेल, इसको रट्टा लगा लो जो मर्जी, ये वाला पॉइंट ये सर सीआरपी बड़ा होगा। उसके बाद आपने कहना एमआरआई जो बेस्ट फॉर अर्ली डायग्नोसिस, गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा? एक तरह का बायोप्सी है। ठीक होगा बच्चों, ओके जी। आगे आ जाओ। आगे अभी हम बच्चों आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जिसको हम कहते होते हैं एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमाटस की डिजीज है। ये आपका इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बोन ट्यूमर्स, ये आपके बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा जी, एसएलई के अंदर जो चीजें आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों, वो कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि एसएलई जो है ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है या क्या है। तो बच्चों आपने कहना होता है कि एसएलई आपकी एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज का ऑलरेडी आपको पता है कि वो कंडीशन जिसके अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, उसको हम ऑटोइम्यून डिजीज कहते होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है आप लोगों का एक तरह का एसएलई का टॉपिक। एसएलई का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, तकरीबन हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह इसको टॉपिक को करने के बाद आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन देखोगे तो आपको इजीली ये कवर हो जाएगा। ठीक हो गया यार, ये चार्जर तो मुझे मैं लगा लूं यार। अब देखो कि इसके अंदर है क्या। सबसे पहले हमने ये कहना होता है बच्चों की ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। एसएलई के बारे में हम ये कहते होते हैं कि यार इसके अंदर तीन वर्ड्स आ रहे हैं, एक एस, दूसरा एल, तीसरे नंबर पे ई। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जैसा कि इम्यूनोलॉजी के अंदर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता होता है। क्या बनता है? एक तरह का बच्चों एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता होता है। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। याद करने का तरीका कैसे? एस एल ई तीन वर्ड्स हैं, तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है। ये आपने याद करना है। ठीक होगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर होगा क्या बच्चों। आपने ये कहना है यार कि देखो आपका ये इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर आपने कहना ऑटोइम्यून ट्रिगर हुआ कोई ना कोई। इसके अंदर एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि बंदा ना बाहर गया और सूरज की जो सनलाइट वगैरह जो पड़ती है ना, उनकी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है ना, वो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को एक तरह का डैमेज कर देती है। जैसे डैमेज करेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम होगा ना, उसके इम्यून सिस्टम में से जो आईजीजी एंटीबॉडी होगी ना, वो जनाब वहां पे आ जाएगी और वो जनाब आईजीजी एंटीबॉडी और आपका एंटीजन का एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। अब वहां से आईजीजी एंटीबॉडी
और ये जो कम्प्लेक्स है ये कहाँ पे डिपॉजिट होगा? सबसे पहले ये टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट होगा, फिर आपने पता क्या कहना है, ये आपका कम्प्लेक्स बनता है ब्लड के अंदर। अब बच्चों अगर ये ब्लड के अंदर बना है तो जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां वहां आपके एसएलई के सिम्टम्स आएंगे। सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक बंदा बैठा है, वो सूरज की रोशनी में गया, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक हो गया। जैसे सूरज की रोशनी में जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं, वो जनाब आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करती हैं। आपका इम्यून सिस्टम आता है, वो ही क्या काम करता है कि वो आईजीजी एंटीबॉडी बनाता है और उसके बाद वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है। यही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने कहना होता है कि ये आपका एक और चीज होती है, वो क्या? आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल तीसरे नंबर पे जो काम होता है वो होता है दो चीजें। तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि कंप्लीमेंट सिस्टम, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स के साथ क्या बनता है? कंप्लीमेंट सिस्टम। तो इस वजह से आपको कहता है ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। अब कई जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनके अंदर तो ये होता है कि एक तरह का वहां पर ही ये सिस्टम साफ हो जाता है। लेकिन अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स आपके ब्लड के अंदर चला गया तो जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां वहां उस ऑर्गन को ये डैमेज करेगा। सेम टू सेम एसएलई के अंदर भी हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। आप खुद देख लो कि हमारा ब्लड हमारी स्किन को मिलता है तो इसके अंदर स्किन भी इन्वॉल्व होती है। हमारा जो ब्लड है हमारे जॉइंट्स को मिलता है तो इसके अंदर जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट को मिलता है तो इसके अंदर पेरिकार्डाइटिस हो सकती होती है। हमारा जो ब्लड है बच्चों वो आपके एक तरह का आपने कहना होता है कि हमारे लंग्स को मिलता है तो प्लूरल कैविटी की इन्फ्लेमेशन होती है, प्लूरेसी होती है। मतलब जहां जहां ब्लड जा रहा होगा वहां वहां आपकी एक तरह का अफेक्ट करेगा। आपके इवन के बॉडी का जो ब्लड है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है जो ब्लड बनाते हैं यानी कि ब्लड सेल्स, उनके ऊपर भी ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपने कहना होता है कि आपकी प्रॉपरली जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, आपके जीनोफिल्स कम होते हैं, बेजोफिल्स कम होते हैं, पूरे के पूरे सेल्स के ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देता है। कम्प्लेक्स कहां पे भी जाएगा ये वहां पर इन्फ्लामेशन करेगा और उस हिस्से को डैमेज करेगा। आसान वर्ड्स के अंदर आपने ये समझना है। तो यहाँ पर आपने ये देखना होता है कि मोस्ट कॉमनली हम एसएलई उस बंदों के अंदर देखते हैं जिनके अंदर अर्ली कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है उसकी कमी होती है। अर्ली कंप्लीमेंट सिस्टम का मतलब बच्चों पता क्या है? जैसा कि C1 हो गया, C2, C3, C4, ये हम देखते हैं ना, अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है। ठीक हो गया। अगर किसी भी इंसान के अंदर ये एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है, एक बंदा जिसके अंदर अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन C1 हो गया, C4 हो गया, C2, ये क्या अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन है, अगर इसके अंदर कमी है तो फिर आप क्या देखोगे? एसएलई के जो चांस है वो आपके ज्यादा है। तो अब यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आपने क्या कहना है कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, 7 कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ये हर उस हिस्से को डैमेज करती है जहां पे आपका ब्लड जा रहा है। आपने ये कहना है ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता होता है जिनके अंदर अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन के अंदर आपने कहना है C1 से लेके C4, C2, उसके बाद C3, उनके अंदर ये आपका एक तरह का आपने कहना है कि एसएलई के चांस ज्यादा होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बच्चों पता क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिखो। अगर किसी बंदे के अंदर C5 से लेके C9 कंप्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर कौन सी डिजीज होगी? शाबाश बच्चों, पता है? ये तो हमने अर्ली कंप्लीमेंट का देखा ना। अगर किसी बंदे के अंदर C5 से लेके C9 कंप्लीमेंट प्रोटीन की कमी होती है जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड हफ्सा, तो आपने कहना उस बच्चे के अंदर निजेरिया इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये इम्यूनोलॉजी के अंदर आप पढ़ते होते हो, ठीक है? ये यहाँ पे नहीं है। ये नहीं कहना कि हाँ जी जनाब सर पता नहीं एसएलई को मेनिंजाइटिस के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है जो कि मिलता जुलता था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे ना कि C5 से लेकर C9 तक आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ये ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा? आपने कहना नजेरिया मेनिंजाइटिस होगा। उसके बाद अब यहाँ पे हमने देखना होता है कि इसके अंदर है क्या बच्चों। सबसे पहले हमने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था। मोस्ट कॉमनली हम क्या देखते होते थे? आपने कहना कंप्लीमेंट प्रोटीन, अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन C1, C2, C3, C4 की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद अगर कभी भी ये कहा जाए कि आपकी जो मोस्ट कॉमनली जो आपकी एंटीबॉडीज जो अर्ली आपकी सबसे पहले आपके ब्लड के अंदर अपीयर होती है, जिसको मोस्ट सेंसिटिव कहते होते हैं बच्चों, पता कौन सी होती है? ANA एंटीबॉडी। कौन सी होता है? ANA एंटीबॉडी। यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता तो आपने कहता था ANA एंटीबॉडी, ठीक है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहते होते हैं। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे ना कि आपके पास एक पेशेंट है जनाब उसको एसएलई है,
ऐसे नहीं कहेगा कि SLE है, उसके फीचर्स बताएगा और उस फीचर्स को भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने वो फीचर्स पढ़े नहीं है, बस आपने इतना समझना है कि एग्जामिनर आया, उसने कहा कि एक बंदा है, उसको SLE है, तो उसके अंदर सबसे जो सेंसिटिव टेस्ट होगा वो कौन सा होगा? आपने कहना ANA। अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक कौन से होंगे, तो स्पेसिफिक के अंदर बच्चों आप 2 देखते होते हो, एक होता है एंटीज DNA टेस्ट और दूसरा होता है एंटी स्मिथ। ठीक हो गया? एंटी स्मिथ है, ये आपने 2 याद करने, एंटी स्मिथ और एंटी DNA। एंटी फास्फोलिपिड अभी हमने नहीं पढ़ना, तो ये 2 हो गए। ठीक हो गया बच्चों? ये दोनों अभी आपने देखने हैं। उसके बाद अगर कभी भी ये कहा जाए कि एक बंदा है, उस बंदे को SLE है और उसके बाद उसको क्या हुआ? कोई ना कोई ड्रग ली, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग लेने के बाद SLE हुई, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड SLE। तो आपकी कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि SLE करवाती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो उनके अंदर जो आपकी एक तरह की बच्चों आपकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, उसको हम कहते होते हैं एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज पॉजिटिव। कौन सी आपकी एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज पॉजिटिव? वो वाली होती है जो कि आप देखते होते हो। कभी भी अगर एग्जामिनर ये पूछे ना कि एक फीमेल है, उसको SLE था और उसके अंदर अब मल्टीपल वो प्रेग्नेंट हुई और उसके अंदर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, साथ उसके अंदर जो है वो DVT की हिस्ट्री है। कभी भी इस तरह एग्जामिनर कहे कि एक DVT, दूसरा क्या एक तरह का मल्टीपल मिसकैरेजेस है, ठीक है, ये 2 चीजें लिखी हुई हैं। तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी? एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। क्या एक तरह का एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी जो होगी एक तरह की पॉजिटिव होगी। ये एक तरह का, अभी हम और भी डिटेल के अंदर जाके इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आपको ये चीजें बच्चों आनी चाहिए जो कि अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम के अंदर तकरीबन हर दफा ये क्वेश्चन के अंदर आती है, हर दफा। तो आपने सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन कौन सी पॉजिटिव कम होगी, आपने कहना C3 C2 C1 ये वाली। दूसरे नंबर पे आपने कहना कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, मोस्ट सेंसिटिव अगर पूछा जाए एग्जामिनर ये कि मोस्ट सेंसिटिव कौन सी है, ANA। अगर ये कहा जाए बेस्ट कौन सी है, एंटीज DNA और उसके बाद एंटी स्मिथ। अगर ये कहा जाए कि ड्रग लेने के बाद SLE हुई है, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, यहाँ पे अभी नहीं लिखा, वो आगे लिखा होगा, ये आपने कहना है। अगर ये कहा जाए कि एक फीमेल है, उसको SLE है, उसके अंदर मल्टीपल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, साथ DVT है, आपने कहना एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज। ये आपके 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs ये आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों कि आगे क्या होगा कि इस बंदे के अंदर हम फीचर्स क्या देखेंगे। देखो सिंपल सी बात है, आपने कहना होता है कि ये जो पेशेंट होता है ना, उसके अंदर हम फीचर्स ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि एक तरह का सनलाइट का एक्सपोजर होता है और बटरफ्लाई रैश हो जाते हैं। ठीक है, आपने पहले नंबर पे ये कहना होता है। दूसरे नंबर पे बच्चों पता क्या होते हैं, इसके अंदर आपने कहना होता है कि आर्थराइटिस यानी कि ज्वाइंट पेन होगी, आर्थराइटिस ज्वाइंट पेन होगी। तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि SLE का जो भी पेशेंट होता है ना बच्चों, उसके अंदर आपने कहना होता है कि जो किडनी होता है ना वो डैमेज आपका अटैक होता है। और अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अ पेशेंट ऑफ द SLE, तो आपने कहना किडनी का इशू बनता होता है। किडनी की ऐसी कौन सी डिजीज होती है, आपने कहना किडनी की एक डिजीज होती है जिसको हम कहते होते हैं डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या कितना का डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपने ये कहना। और इस डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर जब हम देखते हैं ना हिस्टोलॉजिकली, तो हमें सैंपल मिलता था वायर लूपिंग का, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपके किडनी के अंदर लिखा होगा, यानी कि जब हम एक तरह का रेनल की पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा। आपने कहना वायर लूपिंग आप देखते होते हो, आपने कहना डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तीसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसके अंदर पॉजिटिव होगा। और रैश जो हमने कहा, एक तो बटरफ्लाई रैश होता है, दूसरा पता क्या होता है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर रैश होता है जिसको हम कहते हैं डिस्कॉइड रैश। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, डिस्कॉइड रैश आप देखते होते हो। बाकी के जो फीचर्स हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि फीवर है, फोटो सेंसिटिव है, हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि जो भी SLE का पेशेंट होता है, क्योंकि आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये आपके इम्यून सेल्स हो गए या आपकी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हो गए उनको ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। तो ये सारे के सारे सेल्स के होंगे एक तरह के बच्चों कम हो जाएंगे, ये आपने याद करना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपने कहना न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होती है और सीजर और साइकोसिस होने के चांसेस होते हैं। फिर आपकी प्लूरल कैविटी या फिर एक तरह की पेरिकार्डियल कैविटी, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस और प्लूरेसी हो सकती है। किडनी के डिजीज के अंदर आपने कहना मोस्ट सीरियस यही है, ये आपका ऑलरेडी बच्चों डिस्कस किया जा चुका है। तो आपके ये जो फीचर्स होते हैं ना, आप इजीली कभी भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट देना आपके फीचर्स के साथ, तो क्वेश्चन को पिक करना बड़ा इजी होता है। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर यही कहता है कि एक फीमेल है, वो आपके पास आती है, उसके अंदर आप देखते हो कि एक तरह की बटरफ्लाई रैश है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों बटरफ्लाई रैश है, उसके बाद जॉइंट पेन है, उसके बाद जनाब वो कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर प्लूरेसी है, ये पेरिकार्डाइटिस है, और उसके बाद फीवर या डिस्कॉइड रैश है। और आपने कहना है कि यार ये तो सारे के सारे, और हिमाटोलॉजी के अंदर आप कहते हैं कि हाँ जी आपका एक तरह का ल्यूकोपीनिया या ऐसा कुछ है, आपने कहना ये सारे के सारा सीधा सीधा जो फीचर है वो किसके हैं, SLE के हैं। अगर ये कहा जाए SLE है, सबसे जो पहला जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो कौन सा होगा, शाबाश बच्चों, सबसे पहला जो आपका मोस्ट सेंसिटिव होता है वो कौन सा होगा, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। अगर पूछा जाए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा, एंटीज DNA या एंटी स्मिथ एंटीबॉडी टेस्ट। अगर आपका ड्रग इंड्यूस के बाद आ रहा है तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, आपने कहना होता है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज टेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल
प्रेग्नेंट फीमेल को मल्टीपल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, अब ये आपने कहना कि साथ डीवीटी है, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज टेस्ट, इसके अंदर एक और टेस्ट भी होता है, वो भी मैं बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा जो है ना उसको SLE है, ठीक है, और उसके अंदर जब भी आप सिफिलिस का टेस्ट करवाओ ना, जिसको हम कहते हैं VDRL टेस्ट होता है सिफिलिस का, जो हम पहले करवाते होते हैं, तो वो आपके एक तरह का ना पॉजिटिव हो जाता है। अब जब हम कहते हैं कि VDRL टेस्ट एक तरह का सिफिलिस का टेस्ट है, वो पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे, इस बंदे को सिफिलिस है, ऐसे ही है ना। अब उस बंदे से जब हिस्ट्री ली जाती है ना कि भाई क्या आप लोगों ने, सिफिलिस कौन सी डिजीज है, सिफिलिस डिजीज वो होती है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से होती है, वो बंदा जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। अब जब आप उससे हिस्ट्री लेते हो कि हाँ जी जनाब क्या आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, ऐसा कुछ है, तो वो कहता है भाई मैंने तो जिंदगी में कभी सेक्स ही किसी से नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हुए। तो अब क्या हुआ कि जो उसके अंदर पॉजिटिव हो रहा है, कि उसको सिफिलिस की वजह से हो रहा है, नहीं। तो ये जो टेस्ट जो उसके अंदर पॉजिटिव हो रहा है, इस टेस्ट को हम कहते थे फॉल्स पॉजिटिव। तो आपने ये कहना है कि फॉल्स पॉजिटिव आप देखते होते हो किसके अंदर, उस बंदे के अंदर जिस बंदे के अंदर SLE हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे के अंदर सिफिलिस का टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है और उसको SLE होता है, तो इस तरह के पॉजिटिव टेस्ट को आप कहते होते हो ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट है। ये इसको भी अभी हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखें क्या है बच्चों, आप देखें एक और कंडीशन आपने देखनी होती है बच्चों कि फॉर एग्जांपल कि आपका एक तरह का ये माइट्रल वाल्व है ना बच्चों, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका माइट्रल वाल्व है, ठीक है, ये आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये हार्ट है, और हार्ट के अंदर ये अगर आपका एक तरह का माइट्रल वाल्व है, माइट्रल वाल्व के अंदर आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर देखनी होती है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी वो बंदे, जिन बंदों के अंदर हम SLE देखते हैं ना, तो वहां पर ना माइट्रल वाल्व के अंदर यहाँ पर दोनों साइड के ऊपर ना आप एक तरह की वेजिटेशन देखना शुरू कर देते हो। अब वो कंडीशन जिसके अंदर आप वेजिटेशन देखते हो बच्चों, अगर कभी भी एग्जामिनर ये बात कर दे कि आपके पास एक बंदा आया है और उस बंदे के अंदर ये दो चीजें मेंशन करते हैं, नंबर 1 वो कहे कि फीवर है, नंबर 2 वो कहे कि मरमर है, ठीक हो गया बच्चों। तो आपने कहना है कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये एक तरह का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ये अपनी आंखें बंद करके ये डायग्नोज लगाना होता है। लेकिन अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे ना कि एक बंदे के अंदर मरमर है बच्चों, ठीक है, और साथ वो कहे कि क्या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, आपके पैथोजन की वजह से ही होता है, क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन के बाद आपकी एंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो आपने कहना है कि हमेशा नहीं है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपके एक तरह के पैथोजन की वजह से ही हो। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कभी कभी पैथोजन की वजह के बगैर भी हो सकता है, जैसा कि किसके अंदर हो सकता है, वो बंदे जिनको कैंसर हो जाए उनके अंदर एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, जिसको मेलिग्नेंसी कहते होते हैं। वो बंदे जिनको SLE हो जाए उनके अंदर एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, SLE के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर इसके अंदर एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा ना, तो पता कौन सा वाल्व इन्वॉल्व होता है, माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है। माइट्रल वाल्व के दोनों साइडें इन्वॉल्व होती हैं, और वो बंदा जिसके अंदर SLE हो, माइट्रल वाल्व की दोनों चीजें इन्वॉल्व हो, इसको हम क्या कहते हैं, लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। क्या कहते हैं, एक तरह का लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक तरह का बंदा है, जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल उस बंदे के अंदर आपका क्या हुआ बच्चों कि एक तरह का उसको इन्फेक्शन की वजह से एंडोकार्डाइटिस नहीं हुआ, बल्कि उसको SLE था, SLE की वजह से उसको एंडोकार्डाइटिस हुआ, तो उसको आप क्या कहोगे, लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस या स्टीराइल एंडोकार्डाइटिस। स्टीराइल का मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि बगैर इन्फेक्शन के ये हो रहा है, इसको आप स्टीरॉयल भी कहते होते हो। अब देखें बच्चों, जैसे ये एंडोकार्डाइटिस होगा या आपका ये वाल्व इन्वॉल्व हुआ, तो बाज औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे थ्रम्बस बन जाता है। जब ये यहाँ पे थ्रम्बस बनता है ना बच्चों, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम बड़ी देखने को मिल सकती है। वो पता क्या होती है बच्चों, आपने कहना कि ये थ्रम्बस यहाँ पे जो बना हुआ ना, ये यहाँ से एक तरह का डिसलॉज होता है और ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व के जरिए ये कहाँ चला जाता है, आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। जब ये आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर बच्चों जाता है ना एओर्टिक वाल्व के जरिए, तो बच्चों आपने ये कहना है कि आपको पता है कि एओर्टिक जो होता है ना आपका एक तरह का, फॉर एग्जांपल हम जब पढ़ते होते हैं कि यार ये तो असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, और ये एओर्टिक आर्च है, तो एओर्टिक आर्च से बच्चों आपको पता है कि आपकी ब्लड सप्लाईज की ब्रांचेस निकलती होती हैं। एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, दूसरी सब क्लेविन आर्टरी होती है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो होती है जो कि आपके ब्रेन को सप्लाई करती होती है, सब क्लेविन आर्टरी वो होती है जो कि आपके अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। और यहाँ से ये जो क्लॉट होता है ना, वो जनाब आपके एक तरह के ब्रेन के अंदर भी जा सकता है। तो अगर ये ब्रेन के अंदर आपके क्लॉट चला गया, तो इसकी वजह से फिर आप क्या देखोगे, स्ट्रोक देखोगे कि नहीं देखोगे। तो आपने कहना हम स्ट्रोक देखते होते हैं। तो बात करने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे को SLE है, तो SLE की वजह से क्या हो सकता है, आपका माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व हो सकता है, वहां पर वेजिटेशंस हो सकती हैं। जब आपका माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व हुआ, तो इस तरह के एंडोकार्डाइटिस को आप क्या कहते हो, लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस कहते होते हैं। और यहाँ पर थ्रम्बस बन सकता है, यही थ्रम्बस उतरकर आपकी एम्बोलस की फॉर्म में चेंज हो सकता है, और यही एम्बोलस आपके कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आपकी एक तरह के ब्रेन के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। ये आपने याद करना है। और इस तरह के एंडोकार्डाइटिस को आप क्या कहते हो, इन्फेक्टिव या स्टीरॉयल, आप
आपने कहना स्टीरॉयल कहते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 बातें लिखी जिसके ऊपर मैंने इतना टाइम लगाया, ये 3 लाइनें हैं, कौन सी? फॉर एग्जांपल स्मॉल पेनलेस वेजिटेटिव ऑन माइट्रल वाल्व, नंबर 1 वाल्व बोथ साइड, दोनों साइडों पे नॉन बैक्टीरियल यानी कि स्टीराइल होता है और कैन कॉज एम्बोलिक स्ट्रोक, ये आपने याद करना है। 3 पॉइंट्स लिखे जिसको मैंने इतना एक्सप्लेन किया। तीसरे नंबर पे आपने कहना ल्यूपस नेफ्राइटिस, मतलब एसएलई की वजह से आपका किडनी भी इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है? प्रोटीन यूरिया हिमाचूरिया। आपने कहना है मोस्ट कॉमन एंड सीवियर टाइप इज डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी यही करवाता है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये क्या करवाता है? एक तरह का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अ पेशेंट ऑफ एसएलई करवाता होता है। बाकी वही सारी की सारी बातें हैं, क्या आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था बच्चों, माइलर रैश बनते होते हैं, जॉइंट पेन होती है, सिरोसाइटिस मतलब के सीरस का मतलब क्या होता है? जो कैविटी आपके आपके फॉर एग्जांपल लंग्स की कैविटी होगी, हार्ट की कैविटी होगी, उसकी इन्फ्लामेशन। हिमाटोलॉजिकल डिजीजेस आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, क्यों? आपने कहना आरबीसीज कम होंगे, एनीमिया होगा, डब्ल्यूबीसीज कम होंगे, ल्यूकोपेनिया होगा, इन्फेक्शन होगी, और उसके बाद आपने कहना होता है कि प्लेटलेट्स कम हो गए, तो आपने कहना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, ब्लीडिंग होगी, ये आपने कहना होता है। किडनी इन्वॉल्व होगी, आपने कहना डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। रैशेस बनेंगे तो आपने कहना पेनलेस रैश बनता है, जिसको आप बटरफ्लाई रैश कहते हैं, डिस्कॉइड रैश कहते होते हैं, फोटो सेंसिटिव होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, एंटीज डीएनए, ये सारा ये आपने याद करना। न्यूरोलॉजिकल सीजर वगैरह देखने को मिलते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब हम आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि हाँ जी जनाब आगे कौन सी चीज है बच्चों। यहाँ तक आप में से कोई भी सिंपल ऐसा बच्चा जिसको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, वो पहले बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें बच्चों। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पे बच्चों देखो कि एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता गया यार। एंटी फास्फोलिपिड जो सिंड्रोम है ना, सिफिलिस वाला बता दें एक बार। ये बच्चे सिफिलिस वाला अभी आ गया पॉइंट, ये अभी इधर ही है, अभी हम इसको डिटेल में कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले हमने कहना होता है कि एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर है क्या। मोर देन 90% एग्जामिनर बच्चों इस तरह क्वेश्चन पूछता होता है कि आपके पास एक फीमेल आई जिसको एसएलई है, ठीक है, उसके अंदर हुआ क्या। आपने ये कहना होता है कि 2-3 चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। पहले नंबर पे आपने कहना होता है कि एसएलई फीमेल के अंदर आपकी एंटी फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड क्या होती है? आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है ना। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये 2 प्रॉब्लम्स आपने कभी भी नहीं बोली। नंबर 1 आपने कहना है कि मल्टीपल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री, मल्टीपल मिसकैरेज की हिस्ट्री आपने ये कहना है। नंबर 2 आपने कहना थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री, एक तरह की थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये कहे कि एक फीमेल है जिसके अंदर मल्टीपल मिसकैरेजेस देख रहे हो, दूसरा आपका देख रहे हो थ्रोम्बोसिस देख रहे हो, तो आपने कहना भाईजान ये एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। ठीक हो गया। अब देखें, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात के साथ साथ एक और पॉइंट आ सकता है कि प्री मेच्योर बर्थ हो गई। प्री मेच्योर बर्थ का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, प्री मेच्योर बर्थ का मतलब ये है कि हाँ जी जनाब हमें पता है कि 37 से 38 वीक्स तक जो होती है वो नॉर्मल बर्थ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 34 वीक्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये और चीज है, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी। उससे भी पहले अगर आपकी एक तरह का बर्थ हो गई तो इसको आप क्या कहते हैं? एक तरह का प्री मेच्योर बर्थ आप कहते होते हो। ये आपने याद करना है। अब अगर कोई भी फीमेल जिसको एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है ना बच्चों, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, उसके अंदर 2 तरह के जो टेस्ट होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या? पहले नंबर पे आपने कहना है कि इसके अंदर आप 2 टेस्ट करते होते हो। एक जो टेस्ट होता है उसको हम कहते होते हैं कि एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कि पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपने कहना होता है कि जो टेस्ट पॉजिटिव होता है उसको हम कहते होते हैं एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा कौन सा होता है? एक तरह का एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। ये मैंने आज लेक्चर पूरा सुनना है आप लोगों से अभी, तो थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठिएगा, ठीक हो गया। तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर लैब का क्राइटेरिया जो आपने लाजमी जानना है वो कौन सा है? ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव, आईजीजी आईजीएम होगा और बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन होगा, ठीक है। ये आपने याद करना है। अब यहाँ पे पता क्या है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज कैन कॉज फॉल्स पॉजिटिव वीडीआरएल। तो वो क्या कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या काम करती है? एक तरह का फॉल्स पॉजिटिव कर देती है वीडीआरएल और आरपीआर को। ये वीडीआरएल और आरपीआर क्या है? ये सिफिलिस के टेस्ट होते हैं। बात करने का मतलब ये है बच्चों कि कभी कभी हमारे पास
आपने ये याद अपने जहन के अंदर रखना है कि ये सिफिलिस के टेस्ट होते हैं जो कि फाल्स पॉजिटिव है। फाल्स पॉजिटिव मतलब ये है कि वो बंदा जिसने एसएलई है, ठीक है, एक तरह का एसएलई है, अब उसको हो गया एक तरह का एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी या सिंड्रोम हो गया, कि एक तरह का एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो गया। अब इस बंदे के अंदर जब आप करोगे ना वीडीआरएल टेस्ट, वीडीआरएल, और उसके बाद आपने कहना होता है कि आरपीआर टेस्ट करोगे। अब इस बंदे ने कभी इवन तक के सेक्सुअल एक्टिविटी चाहे परफॉर्म नहीं की, ठीक है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो टेस्ट होगा वो आपके एक तरह का पॉजिटिव होगा, कि एक तरह का बच्चों पॉजिटिव होगा। तो क्या ये हकीकत के अंदर पॉजिटिव है? आपने कहना ये हकीकत के अंदर पॉजिटिव नहीं है। जब ये हकीकत के अंदर पॉजिटिव नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये फाल्स पॉजिटिव है। ठीक होगा बच्चों? और इसके अंदर जो क्लॉट बनता होता है वो पता बच्चों पता कैसे बनता होता है? इसके अंदर एपीटीटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, एपीटीटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसके अंदर जो लिंक होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 का होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 का। आपने कहना एपीटीटी का जो लेवल होगा वो एक तरह का बढ़ा हुआ होगा, ये आपने याद करना है, जो कि ठीक नहीं होता। इवन कि आप प्लाज्मा भी ऐड करो तो प्लाज्मा भी ऐड करने से ये ठीक नहीं होता। तो आपने कहना कि एपीटीटी का जो लेवल होता है वो एक तरह का बढ़ा हुआ होता है। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक फीमेल आती है, उसके अंदर मल्टीपल मिसकैरेजेस, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मंथली, तो इसकी हिस्ट्री मल्टीपल मिसकैरेजेस, एक मिनट बच्चों सर, मोस्टली तो इसकी हिस्ट्री मल्टीपल मिसकैरेजेस के साथ आती है, देन हाउ कैन वी से कि एक्टिव परफॉर्म नहीं है। बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो, ठीक है, वो आपके पास आए, और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर आप ये देखो कि उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं है, ठीक हो गया, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं है और हकीकत के अंदर उसको सिफिलिस नहीं है, और उसके बाद उसके अंदर आप ये देखो कि हाँ जी जनाब उसके अंदर ये वीडीआरएल और आरपीआर जो है वो पॉजिटिव है, तो आपने कहना ये फाल्स पॉजिटिव है। सिंपल सी बात, आप इस तरह याद करो कि यार अगर हकीकत में उसको एसटीई ना हो, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ना हो, सिफिलिस उसको हकीकत में नहीं है, ठीक है, तो आपने कहना कि ये फाल्स पॉजिटिव है। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। उसके बाद अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है फीमेल जिसके अंदर मल्टीपल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, ठीक है, डीवीटी उसके अंदर है, नंबर 2, नंबर 3 एपीटीटी का लेवल बढ़ा हुआ है, नंबर 4 आपको ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब उसके अंदर कौन सा बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, तो आपने क्या कहना है? एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज टेस्ट या एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन जो होंगी वो इसके अंदर बड़ी हुई होगी, जिसको हम कहते हैं एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कहते होते हैं बच्चों। ठीक होगा, ये आपने याद करना होता है। अब देखें, ये सारे का सारा आपका क्लियर हो गया। अभी मैं हम आगे जाते हैं, आगे आपको देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्या है। अब फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट वाले हैं। यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट्स आ गए, जैसा कि यहाँ पे आपने जो चीजें याद करनी है वो क्या है? टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, कौन सी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आपकी कम होगी? पहले वाली। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव जो होगी वो आपका सेंसिटिव है। एंटीज डीएनए क्या होगा? आपने कहना है कि ये सबसे बेस्ट है एंटीज डीएनए। एंटी स्मिथ भी देखते हैं। रेनल इन्वॉल्वमेंट आपका क्या होगा? ये आपको पता है कि डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ल्यूपस नेफ्राइटिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, यानी कि किडनी की वजह से। फोटो सेंसिटिविटी ओरल अल्सर आर्थराइटिस आपने कहना ये हम देखते हैं। लीमैन सैक एंडोकार्डाइटिस आपको पता स्टेराइल वेजिटेशन है। बोन मैरो आपने कहना सब कुछ कम है। और एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज आपने कहना थ्रोम्बोसिस और प्रेगनेंसी लॉस है। मुझे ये बता दो कोई ऐसा चीज है जो हमने ना पढ़ी हो। आगे देखो, कभी भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यंग वीमेन मालर रैश आर्थराइटिस रेनल डिजीज एसएलई, सिंपल, ये सारा कुछ आपका एक तरह का काम है। एंटीज डीएनए एंटीबॉडी पॉजिटिव एक्टिव एसएलई। फोटो सेंसिटिविटी ओरल अल्सर एंटी न्यूक्लियर पॉजिटिव एसएलई। पेनलेस जेनिटल ओरल अल्सर है एसएलई पेनफुल आपने कहना इन्फेक्शन। आगे क्या? स्टीराइल वेजिटेशन और माइट्रल वाल्व लीमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। प्रोटीन यूरिया हेमाचूरिया आरबीसी कास्ट एसएलई आपने कहना ल्यूपस नेफ्राइटिस जिसको डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते होते हैं। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव ल्यूपस। उसके बाद आपने कहना होता है ल्यूपस एंटीकोगुलेंट्स थ्रोम्बोसिस प्रेगनेंसी लॉस एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। प्रोलॉन्ग एपीटीटी नॉट करेक्टेड बाय मिक्सिंग एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। फास्ट पॉजिटिव आपने कहना एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई, कोई एक सिंगल पॉइंट क्यों बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्रग कॉस्ट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हमने कहना होता है कि कौन कौन सी जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी एसएलई करवा सकती है बच्चों। इसके अंदर बच्चों आप ये कहते होते हो कि यार एक जो ड्रग होती है ना उसको हम कहते हैं प्रोकेनामाइड। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? जिसको ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई कहते हैं। वो आपकी बुक के अंदर भी लिखा, उसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे कि ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई कौन से। आपने कहना एक होती प्रोकेनामाइड, एक होती आइसोनायाजाइड, एक होती हाइड्रेलाजीन। ठीक है बच्चे, ये एक ही चीज के अंदर सारे पॉजिटिव हैं। एंटी फास्फोलिपिड हो गया, एंटी कार्डियोलिपिन हो गया। मोस्टली एग्जामिनर एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम आपका डायग्नोज है, लेकिन टेस्ट के अंदर मोस्टली आप एंटी कार्डियोलिपिन देखते होते हो। ठीक है,
आपने कहना है। तो बच्चों आपने कहना प्रोकेनामाइड, आइसोनायाजाइड, हाइड्रोलाजीन, ये अगर ड्रग लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना है कि इन ड्रग्स की वजह से आपका एसएलई हो सकता है। क्या हो सकता है कितना का बच्चों, एसएलई हो सकता है, ये आपने याद करना है। और इसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई। और इसके अंदर जो एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगे उसको कहते हैं एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं कितना का, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी बच्चों। यहाँ पे अभी हम आते हैं, ये सारे का सारा बच्चों आपको ऑलरेडी सारा मैंने पढ़ा दिया, इसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखो। A 28-year-old woman has a photosensitivity oral ulcer arthritis protein urea lab shows low C3, low C4 positive antis DNA antibody, which of following is most likely diagnosed? तो क्या कहोगे, SLE, ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। A 30-year-old woman with SLE has a history of the 2 miscarriages and DVT. Lab shows lupus anticoagulant positive and 2 occasional 12 weeks apart. What is the most likely diagnosed antiphospholipid syndrome? ठीक है बच्चों, ये ऑलरेडी आपको पता है कि एंटीकार्डियल फास्ट लेवल। अच्छा जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो, शाबाश एनीमान जी। अल्लाह, हाँ जी बच्चों। क्लियर है? ओके जी, कौन बताएगा अब? वर्दा माइक ऑन करो अपना। यस सर। अच्छा वर्दा, सबसे पहले ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एसएलई का पेशेंट होगा तो उसके अंदर सबसे इनिशियल जो एंटीबॉडीज जो पॉजिटिव होंगी वो कौन सी होंगी? सर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज सेंसिटिव शाबाश, है उसके उसके बाद लिए मोस्ट SLE के लिए। स्पेसिफिक कौन सी होती है बच्चे? उसके लिए एंटी डीएस डीएनए और एंटी स्मिथ एंटी एंटी स्मिथ। फॉस्फोलिपिड्स। अगर दोनों ऑप्शन में दी हो तो फिर तो सर एएनए करेंगे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ना 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 ना, एंटी डीएस अगर स्पेसिफिक हो, दोनों दी गई ओह हो, यस सर तो स्पेसिफिक। एंटी डीएस डीएनए ये लगाना है, ठीक है। एंटी स्मिथ बाद में लगाते जी होते हैं। सर। ओके। ओके सर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ पूछा जाए तो क्या होगा? सर रीनल डिजीज ल्यूपस नेफ्राइटिस। ल्यूपस नेफ्राइटिस। अगर एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर आपका एसएलई देखेंगे तो कौन सी कंप्लीमेंट प्रोटीन कम होती है उसके अंदर? सर C1 से लेके C2 तक, C3 C4। शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस किस में होता है? SLE में सर। कौन सी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव होती हैं? फॉल्स पॉजिटिव इसमें सर VD RL। शाबाश, वीडीआरएल ये वाली जो होती हैं वो फॉल्स पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद फैजान, फैजान, फैजान साहब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया, उसने जनाब एक तरह का हाइड्रेलाजीन, प्रोकेनामाइड और ये सारी मेडिसिन ली है और उसके बाद कहते हैं एसएलई है, तो ये कौन सा एसएलई होगा? ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज जो होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं? बार बार मिसकैरेज हो रहा है, डीवीटी हो रहा है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो होगा उसका डिफेक्ट देखने को मिलता है? लैब के अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा? एपीटीटी का लेवल बढ़ा हुआ होगा। ये जो बच्चे एक्टिव नहीं है ना, ये आप ना एक्टिव रहें, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, ये तुसी यकीन करो टेस्ट पास करने तो बाद कभी मैंने जिंदगी में मैसेज भी नहीं करना तो भाई टेस्ट के लिए एक्टिव रहे, मेरे लिए ना रहे, अपने टेस्ट के लिए एक्टिव रहे, तो ये पढ़ लें, ठीक है। तो बाकी यही चीजा ने इस तो भावे डॉक्टर नजीब ही आ जाए तो उन्हें भी यही पढ़ाना है, इससे ज्यादा उसने भी नहीं करवाना। ओके जी, ये हो गया। अब आ जाओ बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कौन सा एक तरह का ओस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कि ये क्या होता है, ठीक है। ओस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जस्ट 1 मिनट बच्चों। ओके बच्चों, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी एक डिजीज है, ओस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दरमियान में फर्क।
कि ये होता क्या है। इसको हम अभी इधर से भी पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी जो यूएसएमएलई फर्स्ट एड की जो बुक है उधर से भी करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि यार जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिजीज होती है ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज का बच्चों मतलब ये होता है कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ये होता है कि इसके अंदर आपका जो अपना इम्यून सिस्टम होगा। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपका कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है फिर, टाइप 2, टाइप 3, कौन सी हुई? शाबाश, क्या सोचते हैं आप लोग? रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने कहना है टाइप 2, टाइप 3 कौन सी होगी। तो बच्चों अभी तक किसी का नाम आ रहा है टाइप 2 है, किसी कह रहे हैं टाइप 3 है। हाँ जी, आपने कहना होता है कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो आपने ये चीज़ देखनी होती है। ठीक हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको जैसा कि हमने कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके अंदर होगा क्या बच्चों, इसके अंदर आपने कहना होता है कि जो आपके एक तरह के जॉइंट्स होते हैं ना, वो उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। और ये मोस्ट कॉमनली डैमेज करता होता है आपके कार्टिलेज को और बोन्स को। किसको ये डैमेज करता है? आपके कार्टिलेज को, बोन्स को, और उनकी इरोजन करवाता है। जब वहाँ पे आपकी इरोजन्स होती है ना बच्चों, तो आपने कहना होता है कि आपके जैसे इन्फ्लेमेशन हुई वहाँ पर आपकी ग्रेनुलेशंस होती है और उस प्रोसेस को हम कहते होते हैं पेनुस फॉर्मेशन। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? पेनुस फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल है क्या, अगर आप इस जॉइंट को देखते हो, ठीक हो गया, इस जॉइंट को देखा, यहाँ पे आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल आपके अपने इम्यून सिस्टम ने जॉइंट को डैमेज किया। ठीक है, जब आपके आपके अपने इम्यून सिस्टम ने जॉइंट्स को डैमेज किया तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हुआ। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो बच्चों आपने कहना है कि ये ज्यादा हो जाता है, और उसके नतीजे में आपने कहना है कि यहाँ पर प्रोलिफरेशन होकर आपका क्या बनाता है? एक तरह का इसको हम कहते हैं पानुस फॉर्मेशन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहते होते हैं कि पानुस फॉर्मेशन आप किस में देखते हैं? तो आपने कहना होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हम पानुस फॉर्मेशन देखते होते हैं। ये आपने कहना है। उसके बाद जो आपका ओस्टियो आर्थराइटिस का जो बंदा होगा, इसके अंदर क्या होता है? ओस्टियो आर्थराइटिस आपकी कोई ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, ये आपका वियर एंड टियर मैकेनिज्म है। वियर एंड टियर मैकेनिज्म का बच्चों मतलब पता क्या होता है? आपने कहना होता है कि यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये है कि यहाँ पर आपने ये कहना होता है कि एक बंदा ऐसा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली हम ये देखते होते ओल्ड एज की फीमेल के अंदर। आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम अपनी माओ का जिक्र करें ना, तो हमारी माओ के अंदर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनमें से जो 80% जिनकी माएँ हैं उनका ये होता है कि बच्चे अब मेरे ना जोड़ों में दर्दें होना शुरू हो गई हैं। वो होता क्या है? होता कुछ बच्चों इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल कि जो ऊपर का जो मुकम्मल तौर पर जो कार्टिलेज होता है ना वो डैमेज हो जाता है, और बोन जो होती है ना वो जनाब बोन के साथ लगना शुरू हो जाती है। क्या लगता है? एक तरह का कार्टिलेज डैमेज होता है और बोन बोन के साथ लगती है। अब जब बोन बोन के साथ लगती है ना तब दर्द होती है, और साइनोवियल फ्लूइड भी यहाँ पे कम हुआ होता है। तो जब आपकी बोन बोन के साथ लगेगी और वो जनाब आपका एक तरह का बोन पेन होगी, इस कंडीशन को हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते होते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? क्या ये आपका कोई एक तरह का वियर एंड टियर का मैकेनिज्म है? नहीं, ये वियर एंड टियर का मैकेनिज्म है, यानी कि छोटा सा ट्रॉमा हो गया उसके बाद शुरू हो गया। ठीक है, तो आपने कहना होता है कि इसको हम कहते हैं वियर एंड टियर मैकेनिज्म ओस्टियोआर्थराइटिस को, और ये जो होता है उसको हम कहना होता है कि ये ऑटोइम्यून आपका होता है। क्रोनिक मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि कोई ना कोई स्ट्रेस लग रही है क्या, क्यों? और भाई क्योंकि जनाब कार्टिलेज नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन होती है। ठीक हो गया, आपने कॉन्ड्रोसाइट्स रिपेयर नहीं होते जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, और बोन बोन के साथ लगती है। आपने कहना उसको ओस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में देखते हैं। इसके अंदर क्या ऑटोइम्यून डिजीज है, पानुस फॉर्मेशन होती है, और उसके अंदर आपने क्या कहना होता है? एक तरह का आपने कहना है यंग फीमेल होती है। ठीक है, तकरीबन 35, 25, 20 में आ जाती है ये फीमेल। ठीक हो गया, आपने ये कहना होता है। उसके बाद आगे देखें, ओल्ड एज, फीमेल होगी, ओबीस होगी, जॉइंट ट्रॉमा होगा, कोई ना कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, ये रिस्क फैक्टर्स है। यहाँ पर क्या है? आपने कहना मोस्ट कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम फीमेल में देखते होते हैं। इसके अंदर बच्चों आपने कहना कि जो आपकी जेनेटिक एसोसिएशन होती है उसको कहते हैं HLA DR B1। ठीक है, ये आप कहते होते हो, या DR4 भी आता है इसमें, HLA DR4 की एसोसिएशन भी होती है। उसके बाद आपने कहना होता है कि ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर IgM एंटीबॉडी आपके FC पोर्शन ऑफ IgG के अगेंस्ट काम करती होती है। क्या एक तरह का FC पोर्शन ऑफ IgG के खिलाफ काम करती होती है, ये आपने कहना होता है। लेकिन अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे ना बच्चों कि मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है, तो आपने कहना होता है एंटी CCP। एंटी CCP का मतलब ये होता है कि आपका एक तरह का
एंटी सिट्रोनोलेटेड पेप्टाइड आपकी एंटीबॉडीज, एंटी सिट्रोनोलेटेड पेप्टाइड आपकी एंटीबॉडीज जो होती हैं ये आपकी मोस्ट स्पेसिफिक होती हैं, मोस्ट स्पेसिफिक। और इसके अंदर आर ए फैक्टर जो होता है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आर ए फैक्टर भी जो होता है वो आपके एक तरह का मोस्ट स्पेसिफिक नहीं होता। बात करने का मतलब क्या है, अगर कभी भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे ना कि आपके पास एक फीमेल है जिसकी उम्र 30 से 35 साल है, उसके जोड़ों के अंदर दर्द होती है, ठीक हो गया बच्चों, उसके अंदर जो आपकी इनिशियल एंटीबॉडीज जो चेक करते हैं वो कौन सी, आपने कहना आर ए फैक्टर चेक कर सकते हो, आपने कहना है कि इसके अंदर आईजीएम एंटीबॉडीज जो आईजीजी पोर्शन के खिलाफ देख सकते हो। अगर ये कहा जाएगा मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी, तो आपने क्या कहना, एंटी सीसीपी, एंटी सीसीपी इज द मोस्ट स्पेसिफिक। तो ये आपके ऑटोइम्यून डिजीज है। क्या यहाँ पे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई एंटीबॉडीज ऑटोइम्यून डिजीज देखेंगे? और नहीं भाई, वी एन एन टी आर मैकेनिज्म है, ट्रॉमा देखेंगे, उसके बाद होगा ओबीस फीमेल में देखते हैं, मिनते करते हैं वजन कम करो, ठीक हो गया, वजन ज्यादा होता है जोड़ जोड़ के साथ ज्यादा लगेगा, ठीक हो गया, ये आपने कहना है। उसके बाद आपने कहना है ओबेसिटी फीमेल, उसके बाद एज ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है बच्चों। जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फीमेल होती है उसकी प्रेजेंटेशन पता कैसे होती है, ये बात आपने अपने जेहन में रखनी है। जब ये फीमेल शुरू शुरू में सुबह सुबह उठती हैं तो इन फीमेल के अंदर जो आपकी 1 घंटे से ऊपर कम से कम या 40 मिनट से ऊपर ऊपर इनके जोड़ों के अंदर स्टिफनेस होती है। इसके एक जोड़ के अंदर स्टिफनेस नहीं होती, बल्कि इसके दोनों जोड़ों के अंदर स्टिफनेस होती है। और मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है, आपने कहना मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, उसके बाद आपने कहना प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, ये आपने याद करना। डीआईपी इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, डीआईपी स्पेयर होता है, डीआईपी इन्वॉल्व नहीं होता, ये याद रखना है। तो अगर कभी भी, और इसमें ये नहीं होगा कि एक हाथ की उंगलियों में बताएगी फीमेल, फीमेल कहेगी कि मेरे दोनों हाथों की उंगलियों में है, दोनों हाथों की उंगलियों में, फिर कहेगी कभी कभी मेरे शोल्डर में, कंधे में होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, ये आपकी मॉर्निंग स्टिफनेस है। प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, पीआईपी, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट आप ये कहते होते हो। और इसके अंदर पता क्या होगा, इवन तक के फीमेल का उठ के अपना हाथ बंद करना मुश्किल होगा, इतना सीवियर पेन होता है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि इस डिजीज के बारे में ये कहा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में किसी को ये डिजीज हो ना बच्चों, और अगर उस लड़की की आप शादी कर रहे हैं तो उस अगली फैमिली को आप लाजमी बताएं कि हमारी बेटी को ये मसला है, ठीक है। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि ये नहीं होता कि कल को ये खत्म हो जानी है, आपने दवाई लेनी है। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इसको आपका पूरी जिंदगी आपके साथ भी रह सकती है, कभी होती है दोबारा फिर आ सकती है, या फिर एक बार खत्म हुई तो शायद पूरी जिंदगी के लिए भी खत्म हो जाए। लेकिन ये नहीं है कि पूरी जिंदगी के लिए ये खत्म ही हो जाएगी, कभी आती है जाती है, फिर इसके सिम्टम्स वर्स होते हैं। बात करने का मकसद ये होता है कि आपको बताना क्यों पड़ता है। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जांपल सुबह सुबह जनाब एक फीमेल है, वो सीवियर पेन के अंदर है, ठीक है, और उसके हस्बैंड ने जनाब अपनी शादी तो कर दी, हस्बैंड ने जनाब जाना है ऑफिस के अंदर, और वो कहता है कि हाँ जी जनाब बेगम साहब कोई खाना खुना ही बना दो। अब ऊपर से कहे कि हाँ जी जनाब मेरे जोड़ों में दर्दें हो रही हैं, और हर दूसरे दिन, ये पहले दिन तो हस्बैंड बर्दाश्त करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, चौथे दिन भी करेगा, पांचवें दिन भी करेगा, ठीक हो गया। अगर वो सेम टू सेम एक ही चीज बात बार बार रिपीट हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपस में एक तरह का इश्यूज होंगे। तो अगर आप अगली फैमिली को पहले ही बता देते हो कि देखो हमारी बेटी को ये मसला है, ठीक है, तो जो बंदा उसका एक तरह का हस्बैंड होगा, अगला बंदा समझने वाला होगा, तो उसको पता होगा कि हाँ यार चलो ठीक है, तो अगर ये शुरू शुरू में अगर इसको कोई इशू है तो मैं समझ सकता हूँ कि उसको पेन हो रही है, ठीक है। तो ये बातें आपने बतानी होती हैं, और ये मैं क्लिनिकल बातें बता रहा हूँ जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाते हो। क्योंकि मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा था तो जो मेरे सीनियर्स थे वहां पर एक पेशेंट था, उन्होंने ये सारी बातें उधर समझाई थी। लेकिन हमारे यहाँ मोर देन 90% ये होता है कि जो माएँ होती है वो माँ को बच्ची को बता रही होती, दसना नहीं आएगा तुम्हें मसला है, ठीक है, अगर तू दस देता तो तेरी शादी च मसला होना है, तो बाद में चाहे वो बेचारी जलील हो रही हो। तो बेहतर ये होता है कि शुरू में जो भी इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये बात आप लोगों ने अपने जेहन के अंदर रखनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने क्या कहना है, और ये नहीं है कि एग्जाम के अंदर ढूंढना शुरू कर दो, है यहाँ सर ने तो बताया था कि शादी का मसला, ऑप्शन में तो कोई शादी का मसला नहीं है। ये आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपने प्रैक्टिस करनी है तब आपने ये बात करनी होती है। अब देखे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल पेन होगी, स्वेलिंग होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी 1 घंटे से ऊपर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होना शुरू हो जाएगी, मतलब काम करेगी, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू कर देगी। सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि दोनों जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों हाथों के, हैंड्स, रिस्ट और फीट। फटीग, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर होता है, हाई रिस्क एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज का मतलब ये होता है बच्चों को, ये सिर्फ जोड़ों तक बीमारी नहीं रहती बल्कि आपके लंग्स में भी जाती है, और चीजें जो होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं, उनको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, आपका ब्लड के अंदर भी जाती है, आपकी आईज के अंदर भी जाती है, आपकी स्किन को भी इन्वॉल्व करती है, यानी कि ये हर जगह पे जा सकती है। अभी हम देखते हैं, परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखें कि ये क्या है, आपने कहना है कि इसके अंदर जो दर्द होती है ना वो मोस्टली आसिमेट्रिकल होती है। आसिमेट्रिकल का मतलब क्या है,
और भाई एक जोड़ के अंदर फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर माँ जी कहेंगी कि मेरे बेटा एक जोड़ के अंदर दर्द हो रही, दूसरा जोड़ा मेरा बिल्कुल ठीक है। कहेंगे एक कंधे के अंदर दर्द होती है, दूसरे कंधे के अंदर नहीं होती। और कहेगी जैसे मैं थोड़ा सा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ और मेरा दर्द बढ़ जाती है। और हम उनको कहते हैं कि माँ जी बैठ जाया करें, काम ना किया करें। वो कहती नहीं नहीं मैंने तो फिर करना है। जैसा कि हम अपनी माँ को कहें ना कि माँ जी काम ना किया करें, बैठे यार, आपको अभी क्या काम करने की पड़ी है, अभी भी आपको आपको काम करने की क्या जरूरत है। तो हम जितना समझा लें उन्होंने फिर काम करना ही करना है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता। वो बंदा माँ बाप को समझाता, वो कहते हैं अगर हम अभी नहीं ना करेंगे तो हम मुकम्मल तौर पर बैठ ही जाएंगे। तो इस वजह से बेहतर ये कभी हमें करना चाहिए, हम हिलते जुलते रहेंगे तो हमारा जिस्म जो होगा वो हरकत में रहेगा और हम सही फील करेंगे। अब बंदा कहता ठीक है भाईजान। तो यही हमने कहना होता है कि इसके अंदर पेन इन वेट बेरिंग जॉइंट मोस्टली नी जॉइंट में होता है, और रेस्ट के साथ बंदा ठीक हो जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें होती है लेकिन लेस देन 30 मिनट्स, ठीक है। और आसमेटिकल इन्वॉल्वमेंट्स होती है, कोई सिस्टेमिक सिम्टम्स इस तरह नहीं होता कि इसके अंदर जो आपका लंग्स इन्वॉल्व हो जाए, हार्ट इन्वॉल्व हो जाए, या आपका ब्लड इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। अब देखें बच्चों यहाँ तक क्लियर है, शाबाश दोनों पॉइंट्स। पहले नंबर पे क्या था, आपने कहना पैथोजेनेसिस, आपने कहना ये वियर एंड टियर था, ओस्टियो दूसरा ऑटोम्यून था, सिंपल। रिस्क फैक्टर्स आपको पता है कि दूसरी जगह पे फीमेल आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी आईजीजी के खिलाफ होती है, एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज होती है। यहाँ पर आपने कहना है कि फीमेल ओबीस और उसके बाद वजन ज्यादा और एज आपने कहना है कि ज्यादा। प्रेजेंटेशन आपको मैंने बता दी, यहाँ पर आपको बता दी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंटेशन है। आपने कहना है कि दोनों जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपने कहना होता है कि सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्लड भी इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरे भी होते हैं। यहाँ पर आपने कहना है कि आसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। और यहाँ पे एक बात जो आपने याद रखनी है वो पता क्या है, इसके अंदर डीआईपी इन्वॉल्व होता है, डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, ये आपने याद करना होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों जॉइंट के अंदर क्या होता है, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा बच्चों, अब आपने ये चीज अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ही इन्फ्लेमेशन होगी ना, ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि इसके अंदर मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, पीआईपी रिस्ट इन्वॉल्व हो सकते होते हैं। जब हम साइनोवियल फ्लूइड करते हैं तो डब्ल्यूबीसी का लेवल 2000 से ज्यादा हो सकता है। और जॉइंट के दरमियान में जो स्पेस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरह की जॉइंट के दरमियान में जो स्पेस होगी वो एक तरह की कम होगी। और कभी कभी ये होता है कि आपके जो जोड्स होते हैं उनके बिल्कुल नीचे एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते होते हैं सब कॉन्ड्रल सिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बच्चों के हो क्या रहा है, आपने ये बात अपने जेहन के अंदर रखनी है कि जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पानुस फॉर्मेशन पढ़ा, जॉइंट स्पेस नर्विंग पढ़ रहे हैं, इरोजन पढ़ रहे हैं, बोन इरोजन पढ़ रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं जो कि 2000 से कम होती है। यहाँ पे आपने कहना सब कॉन्ड्रल सिस्ट बनती है। क्या बनती है सर, ये जरूरी है कि आरए पेशेंट में एंटी सीसीपी पॉजिटिव होगा। बच्चे आपका आरए के पेशेंट के अंदर एंटी सीसीपी अगर पॉजिटिव है तो ही हम कहते हैं कि ये आरए का पेशेंट है, मोस्ट स्पेसिफिक वन। इवन के हम क्लिनिक के अंदर जो टेस्ट करवाते होते हैं वो आरए फैक्टर करवाते हैं, एंटी सीसीपी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है कि सीआरपी करवाते हैं और ईएसआर करवाते होते हैं। ये चार टेस्ट हम करवाते होते हैं, हम कहते होते हैं पेशेंट को ये चार टेस्ट करवाओ। बाकी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेशेंट से भी आप आरए डायग्नोज कर सकते हो और उसको आप मेडिसिन दे सकते हो आरए के लिहाज से। समझ आ रही है? आपका जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उसके अंदर हम एंटी सीसीपी जो होता है मेन वो होता है जो 100% डायग्नोस्टिक होता है। लेकिन अगर सारे के सारे फीचर्स हैं, ठीक है, और आरए फैक्टर पॉजिटिव है, साथ सीआरपी बड़ा, ईएसआर बड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि इन्फ्लामेशन हुई हुई है, तो आप क्या करोगे, आप उसको एक तरह का मेडिकेशन देना शुरू कर दोगे आरए की, ठीक है। अब हमने क्या देखा बच्चों कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तरह का आपने कहना नर्विंग देखते हैं, सब कॉन्ड्रोसिस देखते होते हैं। उसके बाद आपने कहना अगर ये ठीक नहीं हो सकती तो कम टाइम में तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं जॉइंट की। नहीं 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 भाई, कितने जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट करोगे आरए के लिहाज से, कि उंगली ही बदल दे रहोगे, अल्लाह दे बंदे हो। मतलब कि प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, फिर वो आपका मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट है, इसकी रिप्लेसमेंट क्या करनी है। ये कोई ये आपका आपका जो होता है ना ओस्टियो आर्थराइटिस, उसका हम करते होते हैं। ओस्टियो आर्थराइटिस का टोटल नी रिप्लेसमेंट करते होते हैं जो कि तकरीबन हो भी रही है। अब तकरीबन हर घर में कोई दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो करवा रहा होता है। जो माएँ है ना, अगर हम देखें वो कहते हैं ना, डॉक्टर साहब कहते हैं दवाई खानी पैनी है पूरी जिंदगी, ये हमें ठीक नहीं होना। तो वो पूरी जिंदगी बेचारी दवाई खा रही होती है, दर्द फिर हो रही होती है, और माँ कह रही होती है मेरे दर्द ही नहीं जा रही, मैं तो दवाइयां भी खा रही हूँ।
तो कहते हैं कि हाँ जी जनाब दर्द इस वजह से खत्म, और वो आधे 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 माँ बाप तो इस वजह से नाराज हो रहे होते हैं, तुम्हें मैंने डॉक्टर बनाया और मेरी दर्द ही नहीं ठीक हो रही, तुम किस चीज के डॉक्टर हो। तो बंदा उनको ये कहे कि माँ जी अब ये मसला इस तरह का है कि आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़नी है इसके लिए, ठीक है। अब बंदा दवाई खाता है और वो फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब ये हद इस हद तक चला गया कि इसके अंदर टीकेआर आप करोगे, ठीक है। टीकेआर का मतलब ये होता है कि ताहर खान नहीं रेस्टोरेंट है, इसका मतलब ये टीकेआर का टोटल नी रिप्लेसमेंट है, ये आपने याद करना है। उसके अंदर फिर हमें नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। अच्छा बच्चों अब देखेंगे फॉर एग्जांपल इरोजन, साइनोवियल फ्लूइड, ये सारे का सारा आप देखते होते हो, नर्विंग आपने देखी, ठीक है। हाँ टीकेआर रेस्टोरेंट। अब देखें आपने देखा बच्चों जॉइंट स्पेस में क्या इरोजन, मार्जिनल सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग देखेंगे, सब कॉन्टर सिस्ट देखेंगे, जॉइंट स्पेस नर्विंग देखेंगे, ये सारा का सारा हुआ। और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्या देखते हो, इसके अंदर देखते होते हैं हम बच्चों फॉर एग्जांपल सबसे पहले सब कॉन्डर सिस्टम में, इसमें बोन्स पर बोन टूटती है जिसको हम कहते हैं ओस्टियोफाइट्स। ओस्टियोफाइट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना होता है, ठीक है। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड के अंदर किसी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन होगी, आपने कहना नहीं, ठीक है। आपने ये याद करना होता है बच्चे, ये आप इस वजह से नहीं लगाते होते हो, ये जो साइनोवियल सर जॉइंट में कौन सा स्टीरॉयड लगा, यहाँ पे आप ये नहीं लगाते होते हो, वो आप लगाते होते हो अगर किसी के अंदर शोल्डर जो है वो फ्रोजन शोल्डर हो चुका है, उसमें आप लगा सकते हो, डेकाड्रॉन आप लग सकता होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी आ सकती होती हैं। अच्छा अब देखें बच्चों कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या ओस्टियोफाइट होता है जिसको बोन स्पर्स कहते होते हैं, और सिस्ट बनना शुरू हो जाती है इसके अंदर, और उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन इसके अंदर नहीं होती। ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर किसी तरह की इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये आपने याद करना है। आगे देखो बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, एक तरह का एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, और उसके बाद आपने कहना ये एंसर्स। और अगर फॉर एग्जांपल बच्चों एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड आपका बिल्कुल कम हो चुका है, और ये जनाब आपका एक तरह का बार बार जॉइंट नैरो चल रहा है, बहुत ज्यादा नैरविंग हो गई है, तो हम क्या करेंगे, स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को वो हम दे सकते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टीरॉइड्स ही होता है। बाकी फिजिकल थेरापी जॉइंट रिप्लेसमेंट टीकेआर आपका सीवियर केसेस में करते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके अंदर जो होता है ना वो सबसे पहले हम नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, डेल्टा कोर्टिल की टैबलेट। पाकिस्तान के अंदर जिस भी फीमेल को एक तरह का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, उसको यही दवाई दी जाती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड के अंदर वो दे सकते हैं, न्यूब्रोल 4 दे सकते हैं बच्चों, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे स्टीरॉइड्स के अंदर वो डेल्टा कोर्टिल देते होते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरे नंबर पे वो जो मेडिसिन देते होते हैं बच्चों, वो देते होते हैं मेथोट्रेक्सेट, और कहते हैं हफ्ते में एक गोली लेनी है, 3 ये दवाइयां। चौथे नंबर पे वो फोलिक एसिड के विटामिन देते हैं, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट जो होता है वो फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म को बनने नहीं देता। पांचवें नंबर पे जो मेडिसिन देते हैं वो विटामिन डी, और 7 बच्चों कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट देते होते हैं। ये 5 दवाइयां देते हैं और बंदे को कहते हैं ये खाते रहो, ठीक हो गया। यही सारी जिंदगी वो बेचारी दवाइयां ले रहे होते हैं। ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है, यानी कि क्या, एनसेड, डेल्टा कोर्टल, डिजीज मॉडिफाइड एजेंट मेथोट्रेक्सेट, ये होगा डिमार्ट जिसको हम कहते हैं। अगर इससे काम नहीं चलता तो सल्फाजेलाजीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी कि उसका नाम है। बायोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर ड्रग्स भी हम देते होते हैं। इसके बारे में हम फार्मा के अंदर डिस्कस करेंगे कल कि क्या क्या इसके अंदर होता है। आगे देखो बच्चों जैसा कि हमने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या, कभी कभी ना एग्जामिनर पता क्या करता है, एग्जामिनर आपके साथ बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू से खेलता है कि यार एक बंदा है, उस बंदे को ना जॉइंट्स के अंदर दर्द हो रही है, और अब दर्द होने के साथ साथ ना उसके बाजू के अंदर दोनों के तरफ दर्द जाना शुरू हो गई है जो कि शूटिंग लाइक पेन है, तो ये क्या है। तो बच्चों आपने कहना ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन होती है आपने कहना है कि इसके अंदर C1 और C2 जो वर्टिब्रा होते हैं ना, उसकी इन्फ्लामेशन होती है, और उसको हम कहते होते हैं कि ये एटलेंटो एक्सियल जो होता है ना, जो जॉइंट होता है उसकी इन्फ्लामेशन करवाता होता है, और उसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना बच्चों, वो एक तरह की कंप्रेस होती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं सर्वाइकल सबलेक्सेशन। क्या कहते हैं, एक तरह का सर्वाइकल सबलेक्सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद करना है। ये मैंने बहुत आपके एग्जाम है जो आपका एनआरई का एग्जाम उसमें तो बहुत कम, लेकिन जो यूएसएमएलई के जो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चन देखा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखा है ये वाला, ठीक है। आपने कहना होता है सर्वाइकल सबलक्सेशन आर ए कॉम्प्लिकेशन में क्या है बच्चों, आपने कहना है पेनिस फॉर्मेशन क्या करती है कि C1 और C2 वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपका जो पहला और दूसरा जो वर्टिब्रा होता है आपका C1 और C2 वर्टिब्रा, ये इसके अंदर आपने कहना है कि एक तरह का वो कंप्रेस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और उसकी वजह से सीवियर पेन होती है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल सबलक्सेशन कहते होते हैं। इसकी वजह से आपने क्या कहना है, क्या आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होती थी, क्या आपके किसी तरह की कोई और इन्वॉल्वमेंट होती थी बच्चों, बताओ। आपने कहना नहीं,
लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है? आपने कहना होता है बच्चों कि पहले नंबर पे अगर किसी भी बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो ना बच्चों, और साथ उसको आपने कहना है कि लंग्स की डिजीज हो जाए, यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाए, आपने इसको कहना है कि ये कैपलान सिंड्रोम है। क्या एक तरह का बच्चों कैपलान सिंड्रोम है, आपने ये कहना होता है। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद जिन बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो ना, उसके अंदर बच्चों हार्ट की इन्फ्लामेशन पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। उनके अंदर जनाब बच्चों आपने कहना है कि सेक्युलराइटिस एपिसेक्युलराइटिस भी हो सकता है। उनके अंदर बच्चों आपने कहना है कि हिमाटोलॉजिकल अनीमिया भी आप देख सकते हो, क्योंकि बच्चों अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का पता है? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अगर आपको याद हो तो आपने कहना है कि आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ठीक है? और एग्जामिनर पता है क्या कहता होता है? एग्जामिनर ये कहता होता है कि एक बंदे को जनाब एक तरह का कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह दिया नंबर 1। वो कह सकता है कि हाँ जी जनाब इसके साथ साथ किसी बंदे को एक तरह का एसएलई की डिजीज है, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो कह सकता है कि एंडोकार्डाइटिस है, जैसा कि वो कह सकता है कि कोई भी ऐसी डिजीज जो कि लंबे अरसे से चल रही है। और नहीं, इसके अंदर ब्लड लॉस नहीं होता, इसके अंदर और चीज होती है, वो सारा कुछ आपका और प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपके लीवर के अंदर से हेप्सिडिन प्रोटीन पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं वो सारे का मैकेनिज्म आपको बताऊंगा ना बच्चों, तो आपके सर से ऊपर से गुजरेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि अभी आपका टाइम परफेक्ट नहीं है यहाँ पे बताया जाए उन बच्चों को जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके सर के ऊपर से गुजरनी है, उनको ये भी भूल जाना है। बस अभी के लिए अब इतना पढ़ें कि अगर किसी भी बंदे को अनीमिया हो जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल क्रोनिक डिजीज हो जाएगी ना, लंबे अरसे तक डिजीज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना है कि आपका आयरन डेफिशिएंसी का अनीमिया हो जाता है। अब इस आयरन डेफिशिएंसी के अनीमिया को, जिसको लंबे अरसे से कोई डिजीज होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। आपने कहना अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने कहना है कि आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है, न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ये आपका हो सकता है। और एक और कंडीशन होती है जो आपने याद करनी है, वो क्या होती है? अगर कभी भी किसी भी बंदे के अंदर बच्चों आप ये देखो ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, क्या एक तरह का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और उसके बाद आप क्या देखते हो उसके अंदर बच्चों? स्प्लीनोमेगाली देखते हो, न्यूट्रोपिनिया देखते हो, और लंग्स देखते हो। 4 चीजें इकट्ठी देखते हो, तो उसको हम पता क्या कहते हैं बच्चों? फेल्टी सिंड्रोम। एक तरह का फेल्टी सिंड्रोम कहते हो, तो ये आपने याद करना है, फेल्टी सिंड्रोम कहते हैं। ये आप यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ये आपने वहां पे देखना है। ठीक होगा बच्चों? उसके बाद आगे देखें कि क्या होता है बच्चों, यहाँ पे स्वैन नेक भी देखते होते हैं। स्वैन नेक कहाँ पे देखते हैं? आपने कहना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। फेल्टी में रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, न्यूट्रोपीनिया हो, स्प्लीनोमेगाली हो, 3 चीजें, और उसके बाद चौथे नंबर पे आपने कहना है कि लंग की इन्वॉल्वमेंट हो, तो आपने कहना इन चारों को इन्वॉल्वमेंट को हम क्या कहते होते हैं? ये फेल्टी सिंड्रोम है। ठीक हो गया बच्चों? अल्नर डेविएशन किस में देखते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखते हैं। अल्नर डेविएशन का मतलब क्या है? ओ भाई आपकी फिंगर्स ही अल्ना की तरफ जाना शुरू हो गई, अल्ना बोन की तरफ जाना शुरू हो गई है। ठीक है? उसके बाद आपने क्या कहना है? यहाँ पर हम बच्चों 2 तरह की डिफॉर्मिटी देखते होते हैं। यार देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो, हम लिखते हैं ना, तो लिखने के साथ साथ आप लोग जो बहुत लंबे अरसे से लिख रहे हो, आपको पता होगा कि अब फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, तो मेरी जो फिंगर है ना, उनके जो मेरी फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का बिग फिंगर, तो उस बिग फिंगर का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे आप ये जो बंदा होगा ना, आपको भी बना होगा, जो आप लोग जो हर बंदे के बना होता है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ठीक है? ये नहीं है कि हाँ जी जनाब मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ा ना लगा इस पर बनाया, ये तकरीबन सब में ही बना होगा। अगर आप लिख रहे हैं सारा हिसाब ही है। ठीक हो गया? तो आपने कहना होता है कि यहाँ पे क्या बनता है? एक तरह का ये बना हुआ होता है। अब देखें, अब बच्चों आपने पता क्या कहना होता है? इसके अंदर 2 तरह की चीजें होती हैं। अगर तो ये पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट पे बना हुआ है ना, तो आप इसको कहते होते हैं बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी। और पीआईपी के अंदर बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी आप किस में देखते हो? आपने कहना है ये प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट किस में देखते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखते होते हैं। ठीक है? ये आपने देखना होता है। और दूसरे नंबर पे जब आते हो बच्चों, यहाँ पे हमने कहना ये देखे रूमेटॉइड नोड्यूल्स, ये सारे नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं रूमेटॉइड नोड्यूल्स। यहाँ पे आपने कहना स्वैन नेक, इसको हम कहते हैं एक तरह का स्वैन नेक देखते होते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? तो देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक नहीं समझ आई, बंदा पूछ सकता है यहां तक। कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस में समझ नहीं है, बंदा पूछ सकता है। शाबाश भाई, हाँ नाम है, जवाब तो दे दो। ओके जी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? हमेशा ओल्ड एज, ओबीस, वेट बेरिंग जॉइंट, पेन आफ्टर यूज, पता है आपको, मॉर्निंग स्टिफनेस कम होगी, आस्मेटिकल जॉइंट होगा। इधर रख दो, मैं कर देता हूँ।
नॉन इन्फ्लामेटरी साइनोवियल जो होगा वो जनाब ज्वाइंट होता है, ओस्टियोफाइट्स हम इसमें देखते हैं दूसरी जगह पे। अच्छा जी, अब मुझे आपने बताना, यहाँ पे ओस्टियोफाइट है, वहां पे क्या देखोगे? पानुस फॉर्मेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका इन्फ्लामेटरी नहीं है, वहां पे क्या देखोगे? इन्फ्लामेशन देखोगे। वहां पे आपका क्या होगा? आपने कहा मॉर्निंग स्टिफनेस देखोगे। वहां पे क्या होगा? सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट देखोगे। वहां पे सुबह सुबह दर्द होगी, बाकी ठीक हो जाएगी। वहां पे यंग फीमेल होगी। यहाँ पे आपने कहना पीआईपी रिस्ट मेटाकार्पल जॉइंट होगा, यहाँ पे डीआईपी इन्वॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। अब देखें बच्चों, वहां पे जनाब आपकी एनटीसीसीपी गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये आपने याद करना है। अब फॉर एग्जांपल जो आपका ओल्ड ओवरवेट, आपने ओस्टियोआर्थराइटिस, आफ्टर यूज पेन ओस्टियोआर्थराइटिस, आरएफ फैक्टर रेजिंग ऑटोमी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो मोर देन 1 आवर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है बच्चों। उसके बाद पानस डिस्ट्रॉय किस में होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद बोन्स पर किस में बनती है? ओस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद इरोजन किस में हम देखते होते हैं? आपने कहना रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रेस्ट करने से ठीक हो जाना, वो कौन सा? ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्टिविटी के साथ ठीक होना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नोड्यूल्स किस में बनती हैं? बॉटनर नोड्यूल्स। ठीक है, एक यार डी से शुरू होती है नोड्यूल्स, वो मेरे जेहन से निकली, मैं एक बार आपको यूएसएमएल की बुक पे जाकर वो बताता हूँ साथ। उसको हम कहते हैं एक तरह का बच्चों, आपने कहना होता है कि एक तरह का नोड्यूल्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप इसको कहते होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। तो बाकी देखें बच्चों, ऑस्टियो वियर एंड टियर मैकेनिज्म, आर ए ऑटोमिन होता है, पानुस फॉर्मेशन इसमें बनती होती है, नेक कैन ब्रेक, मतलब एटलेंटो एक्सियल जो ज्वाइंट होता है सबलक्सेशन देखते होते हैं, आईजीएम एंटीबॉडी एफसी पोर्शन के खिलाफ होती है, एंटी सीसीपी मोर स्पेसिफिक होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेयर द मेटाकार्पल फ्लेंजियल और पीआईपी हबर्डन नोड्यूल्स। बिल्कुल, इसको याद करने का तरीका पता है क्या है? हबर्डन को बी पहले आता है तो पीआईपी पहले आता है, हबर्डन बाद में आता है तो डीआईपी बाद में आता है। मतलब कि हबर्डन नोड्यूल्स जो बनती है वो डीआईपी पे बनती है, बाउचर नोड्यूल्स जो बनती है वो आपके पीआईपी बनती है। ठीक है बच्चों, आपने ये कहना होता है। तो ये बच्चों आपको पता लग गया होगा। और उसके बाद ये जनाब आपका क्वेश्चन अभी आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? एक तरह का, विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट लाइकली डायग्नोज अ 58-year-old ओबीस। इधर से ही पता लग रहा हो 58-year-old ओबीस, बाकी सब छोड़ो, कौन सा होगा? शाबाश, 58-year-old है, ओबीस है, अभी नहीं पढ़ा मैंने आगे। आपने कहना ओस्टियो की तरफ जा रहा है। इन नी पेन दैट वर्सन आफ्टर वॉकिंग एंड इंप्रूव विद रेस्ट, नी शोज बोनी लार्जमेंट एंड क्रेपिटस, एक्सेस शोज जॉइंट स्पेस नर्विंग एंड ओस्टियोफाइट्स। तो क्या हुआ? आपने कहना ओस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पे देखो बच्चों के क्या हो रहा है, आपने कहना 32-year-old वीमन विद हैज अ फटीग मोनस स्टिफनेस मोर देन 1 आवर कैन सिमेट्रिकल पेन इन मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट में पीआईपी रूमेटॉइड फैक्टर इज अ पॉजिटिव, एंटीसीएसपी इज अ पॉजिटिव। उसके बाद आपने कहना एक तरह का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। यहाँ पर कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको नहीं समझ एक बंदा पूछ सकता? शाबाश, एनीवन बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो? एनीवन, कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है? तो देखो बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा, कौन बताएगा? शाबाश। कौन कहता है कि सर जी मुझसे पूछ लें आप? कोई भी नहीं कहता यार। चाय पीते हैं यार एक मिनट साथ। हाँ जी, ओ भाईजान यार। अच्छा जी, चलो पहले ना, आज मैं ना आप लोगों के साथ ना एक चीज भी डिस्कस करूंगा। आप लोगों के ना इंशाल्लाह टेस्ट जो हुआ करेंगे ना, पहले ऐसा होता था, फिर हमने वो करना छोड़ दिया। शुरू शुरू में इस तरह करते थे, जो हमारे साथ पुराने बच्चे ना उनको ये चीज पता होगी कि जब हम टेस्ट लेते थे ना, तो काफी मतलब कि सीरीज जो होती थी टेस्ट की, तो उनमें से जो बच्चे टॉप करते थे, फिर हम उनका पता मंगवाते थे जिधर वो रह रहे हैं उनके घर के अंदर, फिर हम अपनी तरफ से छोटा बहुत जो गिफ्ट होता था ना अपनी तरफ से वो देते थे। अब मेरा, और ये चीज तकरीबन 1.5-2 साल हो गए ये बंद हुई पड़ी है, इसके ऊपर फिर नहीं काम हुआ। अब इंशाल्लाह ना हम प्रॉपर दोबारा ये काम करेंगे। हाँ, पाकिस्तान में जो भी घर होता था उधर जनाब किसी को कह के थोड़ा बहुत वो एड्रेस पे भेज देते थे। कभी बीपी ऑपरेटर्स हो गए, ऐसी कोई चीजें जो थोड़ी बहुत होती थी। तो आप लोगों ने भी को भी मोटिवेट करने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन क्या करना है आप लोगों ने ना को नंबर पूरे आने चाहिए ना, भावे चैट जीपीटी इस्तेमाल करो ये काम नहीं करना और उस वक्त टेस्ट के एक और क्राइटेरिया होता था, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं उस वक्त टेस्ट लेता था मैं, इस तरह के लिंक जाता था और हर बच्चे का कैमरा ऑन होता था।
और अगर कोई फीमेल होती थी, फीमेल को, लड़की को ये इजाज़त होती थी कि वो अगर कोई अपना फेस वगैरह का शो नहीं करवाना चाहती तो मतलब वो मास्क पहन सकती है या फिर एक तरह का नकाब कर सकती है, या वो उसके ऊपर अपना है कि वो जनाब एक तरह का, अगर वो वैसे बगैर मास्क और बगैर मतलब के नकाब के आना है, उसने पढ़ना है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो भी हम उनको प्रॉपर इजाज़त देते थे बच्चों को। लेकिन अगर कोई ये कहता था ना, नहीं, नहीं सर जी मैं तो नकाब च भी नहीं आना, तो मैं तो इदा भी नहीं आना, तो उदा भी नहीं आना, तो फिर हम उसको ये कहते थे कि बेटा कोई मसला नहीं, आप टेस्ट ना दें, ठीक है। तो वो उसको वैसे टेस्ट से वो इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि इतना तो सारा कुछ तो होता ही है ना। और अल्लाह का शुक्र है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन अब आके ये सीन होता है कि तकरीबन आप लोगों का जो टेस्ट है वो बहुत लंबा होता है और किस-किस पे बंदा इस तरह नज़र रखे। तो और अभी माशाल्लाह आप लोग खुद भी समझदार हो। इतने तो अभी आकर अगर आपने चैट जीपीटी और ऐसी चीज़ें आपने एआई वगैरह इस्तेमाल की तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उस वक़्त असल में मैं साथ जैसे ग्रेजुएट हुआ 3rd ईयर 4th ईयर के बाद, बल्कि उस वक़्त ये तरीका मैं अपनाता था जब मैं पढ़ भी रहा होता था। मैं तभी से पढ़ाना पढ़ाना शुरू किया हुआ था ना। और उस वक़्त बच्चे होते थे, कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर का होता था। लेकिन अब वो वाले बच्चे नहीं है ना। तो इस वज़ह से अब तो वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली अपीयर होना होता है। तो आप लोगों पे इतनी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही समझदार हो। तो हाँ जी, कौन बताएगा? सर जी गिफ्ट वाली ठीक हो गया जी। यासिर, यस सर। हेलो। हाँ, सर हाँ, आवाज आ रही है? यासिर, हाँ, हाँ, आ रही। यासिर बच्चे, पहले नंबर पे अब आपने अच्छा, सही, सही हफ्सा फ़ारूक। अच्छा बच्चे, सबसे पहले यासिर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी फीमेल है, उस फीमेल की एज मतलब कि 30 टू 35 और 40 के दरमियान में है, जॉइंट पेन है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, काम करने से ठीक हो जाती है, तो कि ये क्या होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस सर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो आप चेक करते हो, जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो कौन-सा होता है? एमपीसीसीवी सर। और इसके अंदर कौन-सी एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ होती हैं? सर इसमें आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं जो आईजीजी एफईसी रीजन के खिलाफ होती हैं। आईजीएम एंटीबॉडी जो आईजीजी के खिलाफ होती हैं, गुड शाबाश। उसके बाद बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो और साथ उसके जॉइंट आपके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसको आप क्या कहते हैं? सर जो हमारे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल सबसेक्शन। तहसीन आईजीएम और एंटीबॉडी अगेंस्ट आईजीजी एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी, ये लिखना है, आईजीएम एंटीबॉडी अगेंस्ट एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी। गुड हो गया, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आते हैं जिस चीज से नहीं सुना, आयशा, डॉक्टर आयशा। अच्छा, अगर आपके पास कोई पेशेंट आए और उस पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर यानी कि जॉइंट के अलावा और कौन कौन सी जगह इन्वॉल्व होती हैं? शाबाश। लंग्स इन्वॉल्व हो गए, और जब लंग्स इन्वॉल्व होंगे तो हम क्या कहेंगे? जब लंग्स इन्वॉल्व होंगे तो हम क्या कहेंगे? कैप्लान सिंड्रोम। कौन सा अनीमिया आप इसमें देखते होते हैं? अनीमिया कौन सा देखते हैं? कौन सा अनीमिया हम देखते हैं बेटा? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। उसके बाद बेटा आप ये बताओ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये हो गया, तो इसके बाद आपने ये बताना है कि फैल्टी सिंड्रोम क्या होता है? फैल्टी सिंड्रोम क्या होता है? ओस्टियोफाइट्स किस में बनते हैं? ओस्टियोफाइट्स, ओस्टियोफाइट्स किस में बनते हैं? ओके बच्चों, डीआईपी जो होता है, जो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जो जॉइंट होता है बच्चों, वो किस डिजीज में इन्वॉल्व होता है? डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट किस डिजीज में इन्वॉल्व होता है? हबर्डन नड्यूल्स किस में देखते हैं?
हबर्डन नड्यूल्स, बाउचर नड्यूल्स। उसके बाद आपने कहना होता है हबर्डन नड्यूल्स आप देखते हैं, ये इन्हें नहीं, ये देना आरए में है। नड्यूल्स आप आरए में देखोगे, ठीक है। स्वैन नेक, अल्नर डिफॉर्मिटी, अल्नर डेविएशन, आरए, ठीक है बेटा। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर इन्फ्लेमेशन किस में देखते हैं? साइनोवियल फ्लूइड के अंदर इन्फ्लेमेशन, आरए। ओके हो गया, तो ये हम आरए के अंदर देखते हैं। उसके बाद टोटल नी रिप्लेसमेंट वो ओस्टियो में आ गया। यहाँ पे मेथोट्रेक्सेस और सारी कुछ ये मेडिसिन हम देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यही है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ और हाँ, सर्वाइकल सबलक्सेशन किस में देखते हैं? सर्वाइकल सबलक्सेशन आरए के अंदर। सर्वाइकल सबलक्सेशन किस में देखते हैं? एक तरह का आरए के अंदर देखते होते हैं। ठीक हो गया शहजादो, यहाँ तक आप लोगों का कोई ऐसा पॉइंट जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन। आज हमने आरए फैक्टर पढ़ा और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा। आज हमने बच्चों ऑस्टियोमाइलिटिस पढ़ा। आज हमने एसएलई के बारे में पढ़ा और सजोगरन सिंड्रोम पढ़ा। रह गया यार आप लोगों का ये बोन डिजीजेस वाला, इंशाल्लाह ये कल करवाता हूँ आप लोगों को। ये बोन डिजीजेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कल आप लोगों को बोन डिजीज आ जाएंगी। देखो बच्चों, बच्चे वो बनते उधर हैं। आपकी जो नड्यूल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो नड्यूल्स होते हैं, हैंड नड्यूल्स, वो आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का आरए में होते हैं। एक सर मिनट नड्यूल्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं सर? नहीं, जो हबर्डन नड्यूल्स होंगे वो ओस्टियो में आ सकते हैं, ठीक है। हबर्डन जो बाउचर्ड होंगे वो आपके रूमेटॉइड में आएंगे, रूमेटॉइड में। सर वो भी ऑस्टियो में लिखा हुआ था। ओस्टियो में लिखा हुआ है? यस सर। एक मिनट देखता हूँ यार। ओके सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई होनी है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, ये देखो, हाँ वो बॉटनीर है, ठीक हो गया, और चीज है। अच्छा जी, ये सारा हमने पढ़ा बच्चों, मैकेनिकल वियर एंड टियर ये हो गया। उसके बाद ऑटोम्यून पेनिस फॉर्मेशन और ये इरोजन ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। बाकी HLA-DR4 आपको मैंने बताया, तंबाकू स्मोकिंग, ये वाला सारा हो गया था हमारा, ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। पेन, वेट बीरिंग, ये सारा कुछ भी आपका सेम टू सेम यही पड़ा है। उसके बाद बच्चों आपका मोर देन 1 आवर, ये सारा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर भी देख लिया था। ओस्टियोफाइट्स हमारा क्लियर हुआ, WBC का काम हुआ, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आपने कहना है DIP हबर्डन नड्यूल्स और बाउचर नड्यूल्स, बिल्कुल शाबाश गुड यार, नॉट मेटाकार्पल इसमें नहीं होते। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि इन्वॉल्व्स मेटाकार्पल PIP रिस्ट नॉट DIP, ओके हो गया। बाउटनीर्स आप देखते हो, स्वैननेक देखते हो, अल्नर फिंगर डेविएशन देखते हो, ये भी हमारा हो गया था। और बाकी तकरीबन ये सारा हमने कर लिया, कोई ऐसी चीज सिंपल नहीं रहती थी। बाकी न्यूमोकोनियोसिस ये और सप्लीनोमेगाली सजोगरन सिंड्रोम ये सारा हो गया था, ठीक है। तो ये सारे का सारा बच्चों क्लियर हो चुका है आप लोगों का। सिर्फ और सिर्फ एक आपकी बोन ट्यूमर रहती है बेटा, ठीक है। और कल इंशाल्लाह बोन ट्यूमर के बाद आपका ये वस्कुलाइटिस का जो चैप्टर है बच्चों, ये हमने अभी इधर नहीं करना, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब अभी ये इसका साथ उसका लॉजिक नहीं बनता। मेन बात ये है, वस्कुलाइटिस करवाने को 2 दिन में बंदा करवा दे। बाकी ये स्क्लेरोडर्मा है और ये रेनाउड फिनोमेना है, ये आपका रहता है, क्योंकि आपका रेनाउड फिनोमेना मैंने करवाना था, स्क्लेरोडर्मा करवाना था, ये 2 ये टॉपिक और एक वो। उसके बाद बच्चों आपकी फार्मा के अंदर वो पोर्शन जो आपका एक तरह का मस्कुलोस्केलेटल की फार्मा है, ये आपकी करवाने वाली है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ ले, वरना इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब आपके कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी मानुल्लाह, अल्लाह हाफिज और